Thank you so much. Okay, I have seen many videos. Okay, so you can we will see all the participants. Let come, and you can give your this one. Yeah. By the time we will just start our talks, Yeah. everybody will join in. Okay. Sir, hello, sir. Hello. Sir, please give me a record permission. I think all those permissions are with the person. It will be difficult for me. Don't worry. It is there on my Facebook page. I'm making it live, so you can copy it from there. Okay. I'll share you the link. No sir, यहाँ पे सर AP सिंह का सर वहाँ पे 3 डॉट है सर, वहाँ पे रिकॉर्ड की परमिशन के लिए ऑप्शन आता है। हाँ, वो सब सेटिंग्स में जाके चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि मेरे फेसबुक पेज पे ऑलरेडी है लाइव, तो वहां से मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है। Okay, so I welcome you all to this evening webinar on behalf of Unisys Global. इससे पहले कि मैं ये वेबिनार शुरू करूं, मैं जानना चाहता हूं कि किस पार्ट ऑफ द कंट्री से the people have joined. Just type your location from which part of the country you have joined in this webinar, so that, and you can also write your preferred language so that accordingly I'll manage. अगर लैंग्वेज का कोई स्पेशल प्रेफरेंस है, एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश हिंदी, आई कैन नॉट स्पीक द थर्ड लैंग्वेज, सो व्हाटएवर इज योर प्रेफर्ड लैंग्वेज, प्लीज टाइप इट सो दैट आई कैन स्पीक इन द सेम लैंग्वेज और आई कैन यूज द मिक्स लैंग्वेज अदरवाइज। ऑलराइट, सो तलहा फ्रॉम उत्तर प्रदेश, लखनऊ, फैंटास्टिक। वी हैव AP सिंह सर फ्रॉम अजमेर, हिंदी। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करके चलता हूँ, सो दैट दोनों ही तरफ लोगों को प्रॉब्लम नहीं आए। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज में कुछ समझने में, तो आप मुझे बता दीजिएगा। यू कैन जस्ट टाइप ऑन द चैट। हम लोग इस वेबिनार में अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे का वक्त लेंगे और 1 घंटे के वक्त में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। उसके बाद हम पूरा टाइम रखेंगे जिसमें कि क्वेश्चन आंसर्स होंगे, तो आप उसमें जो भी सवाल पूछना चाहते हैं आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अब डेफिनेटली मैं ये भी नहीं जानता कि इस समय पे जो जुड़े हुए हैं वो पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आप पेरेंट हैं तो प्लीज लिख दीजिए पेरेंट, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लिख दीजिए, सो दैट मुझे ये भी पता चल जाए कि आप इस वेबिनार को किस रिगार्ड्स में ज्वाइन किया है, और मैं उस तरीके से सारी चीजों को कवर करना चाहूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये वेबिनार। ओके, सो सानिया इज अ स्टूडेंट फ्रॉम जोधपुर, ताला इज आल्सो अ स्टूडेंट, वेरी गुड। आप जितना इंटरेक्टिव होंगे, अगर आपको बीच में भी कोई सवाल याद आता है तो आप टाइप कीजिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद एक बार वेबिनार खत्म होता है उसके बाद मैं सभी सवालों के जवाब दूंगा। आपके जो भी सवाल होंगे, मैं कोई सवाल छोड़ने वाला नहीं हूँ, सो प्लीज डोंट वरी। ठीक है, उत्तर प्रदेश से नोएडा से राहुल जी हैं। ओके, सो फाइन, लेट्स स्टार्ट देन। तो हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहली चीज, आप सभी जानते हैं कि आप यहाँ पर आए हैं, आप में से कुछ पेरेंट्स हैं, एकता जी पेरेंट के तरह से यहाँ पे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, और सभी अपने करियर के लिए और करियर को सही तरीके से समझने के लिए आ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम है विनय शर्मा, मैं यूनिसिस ग्लोबल कंपनी का डायरेक्टर हूँ, और हम लोग एक्सक्लूसिव पार्टनर्स हैं विद फॉर MBBS इन इजिप्ट। उसके अलावा मैं एक ऑथर हूँ, मेरी अपनी 2 बुक्स हैं जो कि आप ऑनलाइन देख सकते हैं। सक्सेस स्ट्रैटेजीज डिकोडेड, ये एक सेल्फ हेल्प बुक है, मोटिवेशनल बुक है, और ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन, amazon.com, वर्ल्ड वाइड सभी प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। इसके अलावा मैं एक करियर कोच और सक्सेस कोच हूँ, और मेरे बहुत सारे मोटिवेशनल सेमिनार्स, कोर्सेस होते रहते हैं, जहां पर स्पेसिफिकली मैं
स्टूडेंट्स की माइंड प्रोग्रामिंग पे काम करता हूँ। माइंड प्रोग्रामिंग का मतलब है जहां पर स्टूडेंट नहीं बल्कि किसी भी इंसान की कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उसके इंटरनल प्रोग्राम को किस तरीके से चेंज करके अपने जीवन में जिस तरह के रिजल्ट चाहता है वो ला सकता है। तो अगर आप अपने करियर से रिलेटेड या कोई जनरल सवाल भी आप मुझसे पूछेंगे तो मैं उसमें आंसर देने में पूरी तरीके से सक्षम हूँ। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस से रिलेटेड, एग्जाम फियर से रिलेटेड, आप मेरे चैनल, जो दूसरा चैनल है तो यूनिसिस ग्लोबल का चैनल है, दूसरा चैनल जो मेरा अपना चैनल है द विनय शर्मा शो, जिसपे मैं बहुत सारे मोटिवेशनल और डिफरेंट एरियाज पे वीडियोस डालता रहता हूँ। आप उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं so that you can connect with me in both the aspects. मैंने ये बात इसलिए बताई है क्योंकि हो सकता है कि आप स्पेसिफिकली इस टॉपिक से जुड़े हुए नहीं हो लेकिन आपके पास कोई और क्वेश्चन हो तो आप उससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, फिर मोस्ट वेलकम। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, भारत की पॉपुलेशन 135 करोड़, इसमें करीब करीब 1.8 मिलियन रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर्स जो इंडिया में अलग अलग तरीके के डॉक्टर्स हैं, और इस समय पर के आंकड़ों के अनुसार इंडिया में करीब करीब 6 लाख डॉक्टर्स की और 20 लाख नर्सेस की कमी है। यानी कि एक ह्यूज गैप है बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई। और आप सब जानते हैं कि दुनिया में किसी भी चीज का भाव तय होता है डिमांड और सप्लाई के रेशो पे। जिस चीज की भी डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है उसके रेट्स बढ़ जाते हैं, और जिसकी डिमांड कम होती है और सप्लाई ज्यादा होती है, जैसे आज से 20 साल 15 साल पहले इंजीनियर्स बहुत कम होते थे और जरूरत उससे कहीं ज्यादा थी, तो उस समय पर सैलरीज उसी हिसाब से होती थी। और आज जितने इंजीनियर्स की जरूरत है उससे कहीं गुना ज्यादा इंजीनियर्स मार्केट में अवेलेबल है, तो उनको नौकरी मिलने में काफी तकलीफ आती है। ठीक उस बात इसी तरीके से MBA या कोई और कोर्स की हम बात करें, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है दैट इंडिया में अभी बहुत ज्यादा डॉक्टर्स की जरूरत है। अगर हम बोले 6 लाख डॉक्टर्स की जरूरत है, हर साल 80,000 85,000 डॉक्टर्स बन के बाहर निकलते हैं MBBS। तो ये नीड अगर हम चाहें, जब तक ये नीड हम पूरी करेंगे तब तक और ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये एक अभी लंबा गैप है, अगले 10 साल में भी भरने वाला नहीं है, क्योंकि एक ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो ये एक बच्चा जो अपना मेडिकल एस्पिरेंट होता है, जिसने अपनी जिंदगी में सपना देखा है कि उसको डॉक्टर बनना है, उसके लिए इसके समानांतर इसके जैसा कोई और दूसरा करियर नहीं है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोई स्टूडेंट जब बायोलॉजी लेता है तो उसके पास करियर के कुछ ऑप्शंस होते हैं। वो एग्रीकल्चर में जा सकता है, नर्सिंग में जा सकता है, बायोटेक्नोलॉजी में जा सकता है, उसके अलावा मेडिकल साइंस में आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी या और किसी मेडिकल में आप वेटरनरी में जा सकता है। तो ये सब करियर चॉइसेस हैं। लेकिन अगर हम एकदम डिफरेंट करियर की बात करो तो मेडिकल यानी MBBS डॉक्टर से जैसा कंपैरिजन करियर किसी का भी नहीं है। तो डेफिनेटली बायो वाले स्टूडेंट के लिए सबसे पहला चॉइस होता है। अब हम बात करें टोटल मेडिकल सीट्स की, ये मैं 2020 के स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ। लगभग 80,000 सीट्स हैं, 542 कॉलेजेस हैं, अभी कुछ कॉलेजेस और बढ़ गए हैं। 272 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है जिसमें 42,000 अप्रोक्सीमेट सीट्स हैं, और 260 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है जिसमें 37,690 सीट्स हैं। अगर हम इन सब आंकड़ों को ध्यान से देखें तो करीब करीब इसकी फीस, अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाती है तो अच्छी बात है, जिसमें भी आजकल पेमेंट सीट्स आ गई हैं। लेकिन अगर उस पे हम नहीं आ पाते हैं, यानी कि 42,000 सीट्स में नहीं आ पाते हैं, तो फिर हमें प्राइवेट कॉलेज लेना पड़ता है, जिसकी फीस वेरी करती है 0.65 यानी 65 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ तक। ये एक बहुत ही हैवी फीस है, पॉकेट पे बहुत भारी पड़ती है। अब लगभग 16 लाख डॉक्टर्स हर साल एग्जाम में बैठ रहे हैं, 16 से 17 लाख स्टूडेंट्स नीट के एग्जाम में बैठ रहे हैं। इनमें से 80,000 सीट्स टोटल है, 80,000 स्टूडेंट्स को अप्रोक्सीमेटली सीट मिलने वाली है, यानी कि 16 लाख में से 80,000। इसके अलावा अगर हम BDS, BAMS, होम्योपैथी, यूनानी मेडिसिन सबको भी जोड़ लें तो 1,60,000 सीट्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सारी सीट्स को भी जोड़ लें सब तरह की मेडिकल साइंस की, तो लगभग 10% स्टूडेंट्स को सीट्स मिल सकती है, इससे ज्यादा नहीं मिल सकती। इसमें प्राइवेट भी आ गए
गवर्नमेंट भी आ गए, BAMS आ गया, BDS आ गया, जो कुछ भी हो सकता था वो सब कुछ आ गया। मैक्सिमम 10% स्टूडेंट्स को सीट्स मिल सकती है। अब इनमें से 16 लाख डॉक्टर्स में से, यानी सॉरी नीट एस्पिरेंट्स में से करीब 7.5 से 8 लाख स्टूडेंट्स नीट क्वालिफाई करेंगे, जिनको जो एलिजिबल है किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, और जिनका एडमिशन कहीं ना कहीं हो सकता है। अब इन 16 लाख में से 8 लाख जो क्वालिफाइड नीट एस्पिरेंट्स हैं, उनमें से सिर्फ 42,000 को गवर्नमेंट सीट मिलेगी। अगर इसकी रेशो की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि हर 40 स्टूडेंट में से सिर्फ एक स्टूडेंट को गवर्नमेंट सीट मिलेगी। इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मेडिकल कॉलेजेस की सीट की सक्सेस रेशो टोटल 3% है, 3%। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट ओनली 3 विल गेट अ गवर्नमेंट कॉलेज सीट इन इंडिया। 3% सक्सेस रेशो। इस स्टैटिस्टिक्स को आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स है। बहुत ही ब्लीक, बहुत ही कम स्टूडेंट्स को ये सक्सेस मिल पाती है। अब यहां से सफर और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब हम इसके बाद पीजी में जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाते हैं, और आप जानते हैं कि आज के दिन में अगर मेडिकल के करियर की बात करें तो एक MBBS डॉक्टर का कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी करियर नहीं होता है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ जॉब कर सकते हैं, ठीक ठाक सी सैलरी मिलती है, मैं ये नहीं कहता हूँ, बाकी करियर से फिर भी बहुत बेटर है। लेकिन फिर भी अगर एक स्टूडेंट को एक अच्छा करियर बनाना है तो नेचुरली उसको पीजी करना होता है। पीजी के हालात थोड़े से और डिफिकल्ट हैं। टोटल मिला के 44,000 सीट्स हैं, जिसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 33,000 और 11,000 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। अब हमने जैसा बताया कि 80,000 स्टूडेंट हर साल पास आउट होते हैं, और 80,000 के सभी स्टूडेंट को पीजी करनी होती है, लेकिन उनमें से सिर्फ 33,000 को ही पीजी मिल सकती है। इसके अलावा जो पहले का डेड स्टॉक है, पहले के जो स्टूडेंट वेटिंग में है, जिनको पीजी में सीट मिली नहीं है, वो अलग है। तो उस हिसाब से भी अगर देखें कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल जाती है तब तो बहुत अच्छी बात है। प्राइवेट मतलब आउट ऑफ 80,000 स्टूडेंट ओनली 33,000 विल गेट गवर्नमेंट कॉलेज सीट इन पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन। अब अगर आप खुदा ना खास्ता आप उसमें नहीं आते हो, 11,000 सीट पे आते हो, तो आपकी फीस होगी 1.5 करोड़ रुपीस से 3 करोड़ रुपए, यानी कुल मिला के MBBS और अगर पीजी आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से करते हो तो आपको 3 से 4 करोड़ रुपए का खर्चा करना पड़ेगा, तब जाके आप एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर बनोगे। अगर आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट हो और आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से इंडिया से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कर लेते हो तो इसका कोई सानी नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर हम सक्सेस रेशो की बात करें तो नीट पीजी में हर साल 1,60,000 करीब करीब स्टूडेंट्स बैठते हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 33,000 स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट पीजी सीट मिल पाएगी। अगर हम मोटा मोटा रेशो निकालें तो 1 आउट ऑफ 4, या अगर टोटल बोले तो 25% सक्सेस रेशो है। 25% स्टूडेंट्स को उसके बाद पीजी में सीट मिलेगी, यानी कि बाकी 75% स्टूडेंट वेटिंग में आ जाएंगे पीजी के लिए। ये एक बहुत बड़ी रैट रेस है, बहुत मुश्किल कंपटीशन है। मैं ये सब बात आपको डराने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं ये एज अ करियर कोच, हम कहते हैं हमारे यहाँ पर हम एक जनरल बात कहते हैं कि अगर मुझे अपनी जिंदगी में किसी लक्ष्य को भेदना है, अगर मुझे किसी जगह पर पहुंचना है, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि वहां मेरे बीच में क्या क्या हर्डल्स आएंगे। हर्डल चाहे कितना भी मुश्किल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप डिटरमाइंड हो, आप बहुत मोटिवेटेड हो और आपने तय कर लिया, तो आपको पाने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये बात भी बिल्कुल सही है, मैं इस बात से आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन फिर भी हमें ये चीजों का ध्यान रखना होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो ये कंट्रीज हैं जहां पर इंडिया, अगर बाई चांस बच्चे को इंडिया में मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता है तो फिर वो नेचुरल है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाता है, या फिर कुछ स्टूडेंट्स, लगभग 25,000 स्टूडेंट हर साल इंडिया से अब्रॉड मेडिकल करने के लिए जाते हैं।
करीब करीब 25,000 स्टूडेंट्स, जिसमें ये सारे लोकेशंस हैं जॉर्जिया, पोलैंड, बेलारूस, फिलीपींस, यूएसए, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना, यूक्रेन। 10 मिनट में हम लोग लाइव होंगे, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। ये सभी लोकेशंस पे स्टूडेंट पढ़ने के लिए अब्रॉड जाते हैं। अब हम थोड़ा सा इसके क्राइटेरिया को समझ लेते हैं, क्योंकि बात स्टडी अब्रॉड की हो रही है। जिस स्टूडेंट को इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा वो तो डेफिनेटली गवर्नमेंट कॉलेज में चला ही जाएगा, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं जिन स्टूडेंट को कहीं और जाना है इंडिया के अलावा, तो चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, इजिप्ट, रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान, बेलारूस, जॉर्जिया, फिलीपींस, ये सब लोकेशंस हैं। कुछ कंट्रीज में इस कोर्स को एमबीबीएस बोलते हैं और कुछ में इसको एमडी फिजिशियन भी कहा जाता है। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों कोर्स इक्विवेलेंट होते हैं। ये हमारे एमसीआई की वेबसाइट में अगर आप शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 देखते हैं इंफॉर्मेशन डेस्क पे, तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों का मतलब एक ही है। और भी कई जगह पर दूसरे कोर्सेज के नाम भी होते हैं, बट दे आर ऑल इक्विवेलेंट। अब हम एक ड्यूरेशन के हिसाब से देखें तो इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, ये चारों कंट्रीज में कोर्स का ड्यूरेशन 4.5 इयर्स टू 5 इयर्स होता है। इजिप्ट में 5 इयर्स होता है। अगर हम 5 इयर्स कोर्स के दूसरे कोर्सेज की बात करें, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, इन चारों कंट्रीज में 5 साल का कोर्स है, मतलब 5 साल के अंदर अंदर। और अच्छी बात यह है कि इन सब जगह पर इंक्लूडिंग इजिप्ट, यहाँ पर इंटर्नशिप वैलिड है। इंडिया में सभी जगह की इंटर्नशिप वैलिड है और आप इंटर्नशिप वहीं पे कर सकते हो, लेकिन इंटर्नशिप मिलने के लिए आपको कम से कम नेक्स्ट एग्जाम जो 2022 के बाद नेक्स्ट एग्जाम होगा, और अभी एमसीआई का एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, एफएमजी जिसको बोलते हैं, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम, वो आपको क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको इंटर्नशिप मिलती है। तो इन 5 कंट्रीज की इंटर्नशिप इंडिया में वैलिड है। अब वो 5 कंट्री और दूसरे कंट्रीज की बात करते हैं जिनका कोर्स है तो 5 इयर्स का, लेकिन उनकी इंटर्नशिप नहीं होती है, वहां पे कोई इंटर्नशिप नहीं होती है, यानी आपके पास एक ही ऑप्शन है, इंडिया में आके आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। तो किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, दोनों ही कंट्रीज में 5 इयर्स और 6 इयर्स दोनों तरह के कोर्स होते हैं। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको इंडिया में आना है, आपको नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करना है, उसके बाद 365 डेज की इंटर्नशिप करनी है, अगर आप कंटिन्यूटी में सब कुछ कर सकते हो तो। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर ये कोर्स का ड्यूरेशन 6 इयर्स है, जिसमें रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, फिलीपींस आते हैं, और इसी वजह से इसका कोर्स लगभग 7 साल का हो जाता है। इसमें 365 डेज की इंटर्नशिप भी आ गई, तो आपको पहले एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा और आपको फिर इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। तो ये पूरा चार्ट अगर आप समझ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन से कोर्स 5 इयर्स के हैं, 5 इयर्स के बाद कहाँ पे इंटर्नशिप अवेलेबल है। जो सेकंड रो में 5 इयर्स कोर्स है यहाँ पे इंटर्नशिप अवेलेबल नहीं है, और जो 6 इयर्स के कोर्स हैं यहाँ पर भी इंटर्नशिप अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ ये सभी कंट्रीज में कोर्स ड्यूरेशन 6 साल प्लस 1 साल की इंटर्नशिप आपको इंडिया में करनी पड़ेगी। पहले वाली रो में जितने भी कंट्रीज हैं यहाँ पर आपको इंटर्नशिप वहां पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। अब हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की, एक मोटा मोटा आइडिया ले लेते हैं फीस स्ट्रक्चर का। तो जो सबसे सस्ते ऑप्शन है पूरी दुनिया में वो है किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। किर्गिस्तान 25 लाख इंक्लूडिंग फूड एंड स्टे, ये मैं जो बजट बता रहा हूँ आपको इसमें सारी कॉस्ट आ गई इंक्लूडिंग फूड, स्टे वगैरह वगैरह। कजाकिस्तान में लगभग 28 लाख, इजिप्ट में लगभग 30 लाख, चाइना 30 से 35 लाख, बांग्लादेश भी लगभग 30 से 35 लाख, नेपाल 65 टू 80 लाख, या अपन माने शुरुआत 50 लाख से हो जाती है नेपाल में, और इंडिया में 65 से लेकर 1.5 करोड़। एक बहुत ह्यूज डिफरेंस है कोर्स के फीस स्ट्रक्चर में, यानी एवरेज कॉस्ट में। तो सबसे सस्ता ऑप्शन अगर मैं बोलूं तो कजाकिस्तान और किर्गिस्तान है, और लगभग इसी के बराबर थोड़ा सा ज्यादा 4-5 लाख रुपए का ज्यादा फर्क लगाए तो फिर इजिप्ट आ जाता है, और उससे थोड़ा सा ज्यादा दे तो या बराबरी मान लें तो चाइना, बांग्लादेश। नेपाल थोड़ा सा महंगा पड़ता है, और सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका इससे थोड़ा नेपाल के बराबर या नेपाल से ज्यादा महंगा होता है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया में। यूं तो हमारा जो बेस्ट कॉलेज है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, इंडिया का जो बेस्ट कॉलेज है, जिसकी वर्ल्ड रैंकिंग CWUR रैंकिंग पे 731 है।
नेचुरल है कि अगर एम्स में आपको मिलता है या आपको इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में मिलता है तो ये बात ही खत्म हो गई। मतलब मैं ये पॉइंट ही नहीं रख रहा हूँ कि आपको उसके कंपैरिजन में कहीं पर भी जाना है। सवाल सिर्फ ये है कि अगर आपको एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है इंडिया में और अगर आप उस समय पर इतना बजट नहीं स्पेंड करना चाहते हो, क्योंकि अब तो दोनों, चाहे आपने इंडिया से मेडिकल किया हो चाहे आप फॉरेन से मेडिकल करो, सभी बच्चों को आके नेक्स्ट एग्जाम देना है, नेशनल एग्जिट टेस्ट। तो दोनों के लिए बात बराबर है। आप इंडिया से पढ़ोगे तो भी आपको एग्जिट एग्जाम पास करना है, आपने बाहर किसी कंट्री से पढ़ा तो भी आपको एग्जिट एग्जाम पास करना है। तो इसलिए अब्रॉड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आपको बजट में इस कोर्स को कंप्लीट करना है। तो अगर आपको इंडिया में पढ़ना है और आप ज्यादा पैसा स्पेंड कर सकते हो तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी ले सकते हो। अब मैं प्रोज एंड कॉन्स की बात करूंगा, फायदा क्या नुकसान क्या। तो ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 731 रैंक है CWR। अब हम बात करते हैं, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, आप चाहेंगे तो मैं इसको लाइव करके भी दिखा सकता हूँ। अभी ये CWR रैंक है। जैसा मैंने आपसे कहा कि अब हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम सिर्फ PG अंडर ग्रेजुएट नहीं करें, MBBS नहीं करें, साइमल्टेनियसली हम एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ पाए जहां पर हमारा MBBS भी पूरा हो जाए और साथ में PG भी पूरी हो जाए, और वो भी बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट। अगर हम इंडिया में करते, मैंने आपको बताया प्राइवेट कॉलेज का अंदर ऑप्शन आएगा 2.5 करोड़ से लेकर 4 करोड़ की। अगर हम इस ऑप्शन को 30 लाख में मैनेज कर पाए तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये CWR का वेबसाइट है, उसमें 731 पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली आ रहा है। ठीक है, आप खुद चेक कर सकते। अब मैं आपको अगर मैं आपसे ही कहूं कि आपको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया, उससे भी हायर रैंकिंग की यूनिवर्सिटी में एडमिशंस मिल जाए, उससे भी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर या एटलीस्ट उसके बराबर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको एडमिशन मिल जाए, तो क्या आप करना चाहेंगे? अगर आपको इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है तो प्लीज टाइप ऑन द चैट बॉक्स सो दैट मैं जान सकूं कि हमारे सामने बैठे हुए लोग कितना सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और कितने एंथुसियास्टिक हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। क्या आप जानना चाहेंगे? प्लीज टाइप यस सो दैट आई कैन कैरी फॉरवर्ड। तो ये यूनिवर्सिटीज जो इससे भी ज्यादा रैंकिंग में हायर हो और या तो बेटर फैसिलिटी या बराबर फैसिलिटी यहाँ पर मिल पाए। मैं बार बार एक बात कहना चाहूंगा कि मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अगर इंडिया में कोई बहुत अच्छा कॉलेज मिलता है तो आप उसको छोड़ो, पर मैं कह रहा हूँ अगर वो नहीं मिलता है तो अपन को क्या करना है। दिस ऑप्शन इज ओनली फॉर दोस पीपल। चलिए आगे देखते हैं। तो मेरा सवाल अभी भी जिंदा है, अभी भी बाकी है। आप लोगों ने जवाब नहीं दिया, मैं अभी तक चैट पे आपका वेट कर रहा हूँ आपके जवाब का कि क्या आप इस तरह के ऑप्शन में जाना चाहेंगे। अब हम बात करते हैं नेशनल एग्जिट टेस्ट की। आपको सबको पता है कि 2022 के बाद नेशनल एग्जिट टेस्ट यानी कि नेक्स्ट एग्जाम शुरू होने वाला है, और नेक्स्ट एग्जाम शुरू होने के बाद इंडिया और फॉरेन सभी स्टूडेंट्स को ये एग्जाम देना होगा। ये एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेगी, और इसमें जो प्रोविजन है वो ये है कि 4th ईयर का जो एग्जाम होगा वो कॉमन कर दिया जाएगा। फॉरेन के स्टूडेंट, इंडिया के स्टूडेंट्स जिनको PG करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, या उनको प्रैक्टिसिंग लाइसेंस चाहिए, तीनों चीजों के लिए पहले इनके सबके अलग अलग टेस्ट होते थे। नीट PG अलग होता था, गवर्नमेंट जॉब के लिए अलग एग्जाम होता था, प्रैक्टिसिंग लाइसेंस के लिए कोई एग्जाम नहीं होता था पहले इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए। अब इन सबके लिए एक ही एग्जाम होगा नेक्स्ट, और इंडिया और फॉरेन सभी के स्टूडेंट्स को इस एग्जाम को पास करना होगा, तभी उनको प्रैक्टिसिंग लाइसेंस मिलेगा। जिन बच्चों को सबसे अच्छी परसेंटेज आएगी इस एग्जाम में उनको PG में सीट मिल जाएगी, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, उसके बाद प्रैक्टिसिंग लाइसेंस मिल जाएगा। तो नहीं सब कुछ इसी एग्जाम के थ्रू होने वाला है। तो अब ये बात हमारे लिए जरूरी है समझना कि एग्जाम सबको देना है, और ये तो आपको हर हालत में पास करना ही है, चाहे आप मेडिकल कहीं से भी करो। तो अब कुछ सवाल हमारे सामने आते हैं कि हम क्यों अब्रॉड से पढ़ें, क्या बैकग्राउंड है यहाँ का, इंडिया के गवर्नमेंट रूल्स क्या है, MBBS इजिप्ट से क्यों किया जाए, या क्या फायदे हैं, सिलेबस क्या है वगैरह वगैरह। तो मैं ये सारे क्वेश्चन आपको आगे जवाब देने वाला हूँ। क्या स्कोप है। अब हम इंडिया में एलोपैथिक डॉक्टर का रेशो देखते हैं।
इंडिया में हर 1445 लोगों पे एक डॉक्टर अवेलेबल है, जिसकी हालत गांवों में और ज्यादा खराब है। 2300 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर अवेलेबल है, इतना बड़ा गैप है। जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड करता है हर 1000 लोगों पर एक डॉक्टर, तो हमारे यहाँ पे गैप काफी बड़ा है। इंडिया में हमारे पास सीट्स बहुत कम है, डिमांड सप्लाई गैप बहुत बड़ा है। बाहर विदेश से अगर हम पढ़ते हैं तो हमारी कॉस्ट कम आती है, स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल जाता है। क्योंकि कई लोगों का ये सवाल होता है सब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो मैं हमेशा उनसे ये कहता हूँ कि बहुत सारे कंट्रीज इनमें से ऐसे हैं जो बहुत एडवांस्ड है, इंडिया से काफी आगे हैं कई चीजों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेक्नोलॉजी में, तो डेफिनेटली वहां पर स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। मैं सभी कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, सबको जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन काफी सारे कॉलेजेस में है और हम उन्हीं कॉलेजेस के अंदर काम करना पसंद करते हैं। आपको एक ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है, आप दुनिया में घूमते हो तो आपको बहुत चीजें देखने को मिलती है। वहां का रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है, इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पीछे है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से बच्चा विदेश जा सकता है। अब हम बात करते हैं एक चेकलिस्ट के ऊपर कि हमें जब अगर मेडिकल बाहर से करना है तो हमें किन किन चीजों को चेक करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कॉलेज का रेपुटेशन कैसा है, उसकी रैंकिंग क्या है, वहाँ की फैकल्टीज कैसी है, क्या वो लोकल भाषा में बात करती हैं या इंग्लिश उनके लिए इजीली वो बोल सकते हैं, वहाँ के रिकॉग्निशन, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन और एक्रेडिटेशन कैसे हैं, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सिलेबस क्या है, क्या वहाँ पे वही सिलेबस पढ़ाया जाता है एग्जैक्टली जो इंडिया में पढ़ाया जाता है उसके जैसा ही है या कुछ डिफरेंट है, और फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ाया जाता है स्पेशली, क्योंकि कई कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर में वहाँ की लोकल सब्जेक्ट्स, वहाँ की लोकल लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फीस और अफोर्डेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हमें चेक करने चाहिए जब हम किसी भी कोर्स के अंदर एनरोल हो रहे हैं, हमें किसी भी कॉलेज में सेलेक्ट मतलब कॉलेज सेलेक्ट करना है। मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इन सारी चीजों के बेसिस पे अपना माइंड क्लियर कर पाए। इसके अलावा एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं कि नहीं, इंटर्नशिप एंड स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है कि नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन के ऑप्शंस अवेलेबल है कि नहीं उस कंट्री में, वहाँ के हॉस्पिटल्स कैसे हैं, डिजीज पैटर्न क्या है, वेदर कंडीशंस क्या है, सेफ्टी और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस कैसी है, और कंसल्टेंट जिसके थ्रू आप जा रहे हो उसका रेपुटेशन कैसा है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसा मैंने आपको इस वेबिनार का सब्जेक्ट ही रखा हुआ है कि किस तरीके से हम 30 लाख रुपीस में या उसके बराबर अमाउंट में अपना अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस कोर्स भी कर पाए और उसके बाद पीजी कर सकें यूएसए, यूके, जर्मनी जैसे कंट्रीज से फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ में स्टाइपेंड भी कमा सकें। तो इजिप्ट जो है वैसे नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, कायरो है कैपिटल इसकी। दुनिया की जो सबसे पुरानी 3 संस्कृतियां हैं जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी भारतीय संस्कृति, इजिप्ट यानी कि मिस्र की संस्कृति, और रोम ग्रीस, ये संस्कृतियां दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है। पॉपुलेशन यहाँ की 10 करोड़ के आसपास है। इजिप्शियन पाउंड यहाँ की करेंसी है जो कि 4 रुपये 30 पैसे से लेकर 4 रुपये 50 पैसे तक वेरी करती है। और आप जानते हैं कि मिस्र जहाँ पर पिरामिड्स हैं, यहाँ पूरी दुनिया के टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर है ये, इसलिए क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट आते हैं और टूरिस्ट कंट्री है, तो नेचुरल है कि जिस देश में टूरिज्म होता है उस देश के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना उस देश की जिम्मेदारी बन जाती है, नहीं तो टूरिज्म के ऊपर बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। अफ्रीका का वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी है कायरो, और मिडिल ईस्ट का यानी कि जिसमें पूरे ये सऊदी और ये सारे कंट्रीज आ जाते हैं, ग्रेटर कायरो, ये वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज है। फुटबॉल बहुत पॉपुलर है इजिप्ट में, और इजिप्ट की टीम भी बहुत अच्छा खेलती है। और गीजा नाम की जगह है जहां पर ये पिरामिड है जो कि कायरो से बहुत नजदीक है। और यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक नदी नाइल रिवर, जिसको हम नील नदी कहते हैं या नाइल रिवर कहते हैं, वो इजिप्ट के बीच में से गुजरती है। तो पानी यहाँ पर है। इजिप्ट का 1/3 एरिया बहुत फर्टाइल है और 2/3 एरिया डेजर्ट है, जो आपने द मम्मी मूवी में देखा था, क्या रेगिस्तान है। तो 1/3 जो कायरो है वो उस एरिया में जहां पर पानी, नदियां, वो सब बहती हैं। तो अब हम चल रहे हैं कि यहाँ ये दुनिया का वन ऑफ द मतलब पूरे मिडिल ईस्ट और अफ्रीका का
सबसे पुराना एजुकेशन सेंटर है। यहाँ आज से नहीं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर कई 100 सालों से काम किया जा रहा है। और पूरी दुनिया में से नेपाल, मलेशिया, बांग्लादेश, अफ्रीका, मॉरिशस, दुबई, यूके, नाइजीरिया और अफ्रीकन सबकॉन्टिनेंट, यहाँ तक कि यूरोपियन कंट्रीज से भी काफी सारे कंट्रीज से यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एज पे है। मैं अभी आपको नक्शा दिखाऊंगा। मेडिटेरेनियन सी के अपोजिट साइड में पूरा यूरोप है और इस साइड पूरा अफ्रीका है, और राइट साइड में पूरा मिडिल ईस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो हम यहाँ पे नक्शा देखते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मेडिटेरेनियन सी है, और आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले एक घटना घटी थी, स्विस कैनाल में एक शिप फंस गया था, जिसकी वजह से आने जाने का रास्ता बंद हो गया था सभी जहाजों के लिए। वो स्विस कैनाल कायरो के अंदर से गुजर रही है। ये एक छोटी सी कैनाल है जो यहाँ दिखाई दे रही है आपको, स्विस कैनाल बोलते हैं, जो कि डिस्टेंस कम करती है। अगर यूरोप से किसी को इंडिया आना है तो अगर वो ये स्विस कैनाल से क्रॉस नहीं करता तो उसको पूरा अफ्रीका घूम के आना पड़ेगा, इसलिए इसकी बहुत रेलेवेंस है। और आप देख रहे हैं कि ये अलेक्जेंड्रिया शहर है, ये कायरो शहर है, इसके अगर यहाँ पे पूरा अक्रॉस द सी या अक्रॉस द ओशन पूरा यूरोप है, और इधर राइट साइड में पूरा मिडिल ईस्ट है। तो यहाँ के जो लोग हैं, स्पेशली नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज के जो लोग होते हैं, उनका जो कलर फेस यानी कि उनकी जो स्किन होती है वाइट होती है, और साइमल्टेनियसली नीचे अफ्रीकन कंट्रीज से भी बहुत लोग वहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। जिस यूनिवर्सिटीज की मैं बात कर रहा हूँ उस यूनिवर्सिटी का नाम है कायरो यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, जिसको कासर एल एनी भी बोलते हैं। और ये यूनिवर्सिटी 1827 जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था, बल्कि आज से 200 साल पहले ये यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई थी, और करीब 200 साल पुरानी ये यूनिवर्सिटी है, इसीलिए इसकी लिगेसी भी बहुत पुरानी है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि आयुर्वेद एम्स की रैंकिंग CWR में 731 है। अब हम कुछ यूनिवर्सिटीज जो कायरो में है या इजिप्ट में, उनकी रैंकिंग देखते हैं। कायरो यूनिवर्सिटी 1827 में एस्टेब्लिश हुई थी। यूनिवर्सिटी के अंदर यानी कि कॉलेज के अंदर ही 9 हॉस्पिटल्स हैं, टोटल मिला के 5500 बेड के हॉस्पिटल्स हैं, 9 हॉस्पिटल्स। और इसकी CWR रैंकिंग 536 है, जो कि लगभग 200 रैंक ऊपर है एम्स से। एनशैम्स यूनिवर्सिटी 793 रैंक है, 4400 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन फिर भी बहुत कंपैरेटिव है, और 1928 में एस्टेब्लिश हुआ था। एक हॉस्पिटल है। अलेक्जेंड्रिया में 4 हॉस्पिटल है, 1942 में एस्टेब्लिश हुआ था कॉलेज, 903 नंबर की रैंकिंग है, और मंसूरा में 897 रैंकिंग है। 4000 बेड का हॉस्पिटल है, 8 हॉस्पिटल्स विद इन द कैंपस है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि सभी कॉलेज के अंदर हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल भी 1-2 नहीं, 8-8, 9-9 कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और एक दिन का पेशेंट फ्लो। आप देखिए दुनिया के सबसे अच्छे हॉस्पिटल, इंडिया के अगर हॉस्पिटल की बात करें, एम्स की या किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज की, तो उसका कारण क्या है? क्योंकि वहां पेशेंट बहुत आता है। तो जो डॉक्टर बन रहा होता है, जो स्टूडेंट है, उसको पेशेंट्स को देखने का मौका मिलता है, उसको उनको समझने का मौका मिलता है, उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर बढ़ता है, क्लिनिकल एक्सपोजर बढ़ता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर पेशेंट फ्लो बहुत एक्सट्रीम है। जैसा पेशेंट फ्लो अपने यहाँ पे किसी भी बड़े BHU या एम्स या किसी अपने जो कैपिटल सिटी का हॉस्पिटल होता है उसके अंदर जितने पेशेंट आते हैं, उससे कई गुना ज्यादा पेशेंट यहाँ पर आते हैं। 8000 से लेकर 12000 पेशेंट पर डे का पेशेंट इन्फ्लो है इन हॉस्पिटल्स के अंदर, और ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, सारे पुराने कॉलेजेस हैं, बहुत पुराने कॉलेजेस हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। तो जैसा मैंने आपसे बताया, ये वर्ल्ड रैंकिंग है, शंघाई रैंकिंग, US वर्ल्ड रैंकिंग, अरब रीजन रैंकिंग, आपके सामने वर्ल्ड रैंकिंग में भी। अब हम कासर एल एनी की बात करें तो कासर एल एनी के बारे में मैंने बताया आपको कि 1827 की यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड क्लास फैकल्टी है। मैं आपको बताऊं यहाँ पर जो फैकल्टीज हैं, जैसे अपन अपने यहाँ पे बोलते हैं ना कि BHU या एम्स के जो डॉक्टर्स होते हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, ठीक इसी तरीके से कासर एल एनी का भी स्टेटस वही है, एनशैम्स का भी स्टेटस वही है कि यहाँ पर बहुत रेप्यूटेड, बहुत पुराने, बहुत एक्सपीरियंस, वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर्स आपको पढ़ाते हैं। क्योंकि ये इनमें से ज्यादातर प्रोफेसर ऐसे हैं जो इन्हें USA से UK से अपनी पढ़ाई की है, इजिप्ट में पढ़ा रहे हैं, कई सालों से पढ़ा रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर्स हैं, इन्होंने खुद ने अपनी कई किताबें लिखी हुई हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत आगे हैं। तो इसलिए
ये बेनिफिट है कि ऐसा नहीं कि किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरह भाई 1-2 साल के एक्सपीरियंस के टीचर उठा लिए। दे आर ऑल वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड परमानेंट फैकल्टीज। एनशैम्स यूनिवर्सिटी जैसा मैंने आपको बताया 39 डिपार्टमेंट, 12 बेसिक साइंस एंड 27 क्लिनिकल, सभी तरह के ओपीडीज, आईपीडीज, करीब 4000 बेडेड हॉस्पिटल, सभी तरह के स्पेशलाइजेशन। और आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, जब इंडिया में रोबोटिक्स ऑपरेशन नहीं हो रहे थे तब यहाँ हो रहे थे। जिस समय पर यहाँ पर फायदा क्या है, बाकी किसी भी कंट्री में इंडिया के अलावा एक स्टूडेंट एक पेशेंट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकता, सिर्फ ऑब्जर्व कर सकता है, देख सकता है दूर से। मगर यहाँ पर फायदा यह है कि आप डायरेक्ट पेशेंट से इंटरेक्ट कर सकते हो, मिल सकते हो, बात कर सकते हो, उसको दवाई प्रिस्क्राइब कर सकते हो। तो वो एक्सपीरियंस आपको और कहीं नहीं मिलता है। चाइना में भी इवन ऑब्जर्वेशनल इंटर्नशिप है, यानी कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आप डायरेक्ट पेशेंट से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको दूसरी चीज है कि यहाँ पर वाकई में मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि पेशेंट मतलब आपको हॉस्पिटल्स में जो ड्यूटी लगती है 10-10, 12-12 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको सीखने को बहुत मिलता है, पेशेंट से मिलने को मिलता है, एक्सपीरियंस बहुत मिलता है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, बड़े गर्व की बात है, खुशी की बात है, कि अभी पिछले 2 सालों में, पिछले साल 21 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा था इंडिया में, यानी कि जनता कर्फ्यू लगा था, उसके बाद लॉकडाउन लगा था। उस दौरान पूरे दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया जहां पर मेडिकल पढ़ाया जाता था, वहां पर कहीं पर भी रेगुलर क्लासेस नहीं चल रही थी, सभी जगह पर ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। सारे डिफरेंट कंट्रीज के बच्चे, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और दूसरे जितने भी कंट्रीज हैं, सबके बच्चे इंडिया में बैठे और इंडिया के स्टूडेंट्स भी अपने घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन। पर यहाँ मैं आपको एक बड़े खुशी से ये बात बताना चाहूंगा कि इजिप्ट में 2019, 2020 मतलब इस साल भी बच्चे जाएंगे, 20 में भी जितने भी स्टूडेंट थे सब जा चुके हैं, सब वहीं पढ़ाई कर रहे हैं। 2019 के भी जो स्टूडेंट हैं वो घर नहीं आए थे, वो पिछले साल घर नहीं आए, लेकिन उनकी रेगुलर क्लासेस चल रही है और वो वहां पर रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट इस समय पे इंडिया में नहीं है, सब लोग वहीं बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ड्यूरिंग कोविड नॉट अ सिंगल स्टूडेंट वाज सेंट बैक, और ना ही किसी भी स्टूडेंट को वहां पर, बीच बीच में छोटे छोटे लॉकडाउन हुए वहां पे भी, मैं ये नहीं कहूंगा कि लॉकडाउन नहीं हुए, लेकिन क्लासेस वहां रेगुलर चली और कॉलेज में चली, कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस या जो टेक्नोलॉजी का यूजेज है वो कई सालों से करते आ रहे हैं। यहाँ का जो पढ़ाई का पैटर्न है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पैटर्न है, जो कि नेशनल एग्जिट टेस्ट में, यूएसएमएलई में, लैब में जितने भी वर्ल्ड के लाइसेंसिंग एग्जाम होते हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स होते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट मिलता है कि यहाँ पर जब बच्चे एग्जाम देते हैं तो ऑलरेडी एमसीक्यू पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो उन लोगों के लिए दूसरे एग्जाम्स क्लियर करना बहुत आसान हो जाता है। ये अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी है और ये मंसूरा यूनिवर्सिटी है। स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बहुत बड़े बड़े कैंपस, पूरा का पूरा शहर जैसा बसा हुआ है। और पेशेंट फ्लो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जैसा मैंने आपको बताया, एक साल में 20 लाख पेशेंट कायरो में आते हैं, 15 लाख पेशेंट एनशैम्स में, 15 लाख मंसूरा में, 15 लाख अलेक्जेंड्रिया में। और हर साल बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ से स्टूडेंट पढ़ के लगता है। कायरो यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो 40 देशों के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं हर साल, और अगस्त तक इसके एडमिशंस क्लोज हो जाते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर मतलब एनशैम्स का सितंबर तक, लेकिन क्योंकि इस साल अभी तक ना तो 12th का रिजल्ट आया है ना ही नीट का रिजल्ट आया है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा पोस्टपोन जरूर होगा, लेकिन इसलिए फिर भी हमें तैयारी रखनी पड़ेगी। चलिए अब हम बात करते हैं क्या फायदे हैं। मैं पहली चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल सकती है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट मेरिटोरियस हैं उनको 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है, नंबर 1। नंबर 2, आप समर क्लिनिकल रोटेशन 21 कंट्रीज में जाके कर सकते हो, जिसमें यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी, इंडिया और किसी भी दूसरे कंट्री में कर सकते हो। तीसरा फायदा, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। तीसरे साल से ही आपको हॉस्पिटल में जाना शुरू हो जाता है और हॉस्पिटल में जाके आप डायरेक्ट पेशेंट से इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हो, जो कि आपको किसी दूसरे कंट्री में ये ऑप्शन नहीं मिलता इंडिया के अलावा। तो आपकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है और इसी वजह से आपका क्लिनिकल एक्सपोजर जो बहुत बेहतरीन बनता है। आप जब पेशेंट्स को देखते हो तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आता है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि नेशनल एग्जिट टेस्ट जो नेक्स्ट एग्जाम है उसके अंदर प्रैक्टिकल के ऊपर यानी कि क्लिनिकल के ऊपर भी एक टेस्ट आने वाला है।
जो कि यूएसएमएलई में भी होता था। मैं यूएसएमएलई के पैटर्न के बारे में भी आपको बताऊंगा आज। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के बहुत सारे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है। स्टूडेंट्स को बीच बीच में आप दूसरे कंट्रीज में जाके भी अपने कुछ पार्ट ऑफ द कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हो। ओवरऑल स्टूडेंट की पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके लिए एमसीआई या स्क्रीनिंग टेस्ट या नेक्स्ट एग्जाम भी क्लियर करना बहुत आसान रहेगा, क्योंकि आप टोटली स्टार्टिंग टू एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पैटर्न पे पढ़ाई करोगे, तो आपके लिए एग्जाम पास करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। उसका एक कारण और भी है, मिनिमम परसेंटेज यहाँ पे एडमिशन की 70 से नीचे तो बच्चे को लेते ही नहीं, तो क्वालिटी स्टूडेंट ही यहाँ पर जाता है फिल्टर होके। 70% से नीचे वाला बच्चा तो जा ही नहीं सकता। तो एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के बारे में हम बात करेंगे कैसे सिलेक्शन किया जाता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि आप, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी स्टूडेंट ही जाएगा, तो एक इसका हमारे को रिस्क कम हो जाता है कि वहां पर जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाई वढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, बस घूमने फिरने चले जाते हैं, इस तरह के स्टूडेंट्स आपको वहां कम देखने को मिलेंगे, और इसकी वजह से बच्चों में कंपटीशन की भावना है और बच्चे पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं। और मैं एक और बात बताना चाहूंगा, मेहनत के अलावा यहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करके वहां पर रहना चाहता और एमबीबीएस का कोर्स करना चाहता तो उसको वहां नहीं जाना चाहिए। ये बात मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ। सिर्फ वही स्टूडेंट जो पढ़ के मेहनत करके अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है वही यहाँ पर जाए, वरना कोई फायदा नहीं। जो बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा, फेल हो जाएगा, वापस इंडिया में डिपोर्ट हो जाएगा। तो पढ़ाई के मामले में हम कोई कॉम्प्रोमाइज वहां नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कायरो के वेदर की। मौसम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, क्योंकि अगर आज हम स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशंस की बात करें तो ज्यादातर बच्चे जो जाते हैं रशिया और चाइना जैसे कंट्रीज में जाते हैं। अब रशिया और चाइना में दोनों में ही टेम्परेचर माइनस में जाता है, -20 -30 तक टेम्परेचर जाता है। यहाँ पर हमारा टेम्परेचर जो है वो मिनिमम 10 डिग्री जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं टेम्परेचर इन 6 डिग्री सेल्सियस। जनवरी में जैसे अपने यहाँ 6-7 डिग्री होता है, वहां भी 6-7 डिग्री टेम्परेचर जाता है, और मैक्सिमम टेम्परेचर जो वहां जाता है वो 45 डिग्री के आसपास जाता है। तो लगभग टेम्परेचर भी वैसा ही है जैसा इंडिया में। ह्यूमिडिटी है, लेकिन टेम्परेचर का कोई बहुत ज्यादा मेजर फर्क नहीं है। टेम्परेचर क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि टेम्परेचर का सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है वहां के डिजीज पैटर्न के ऊपर। जिस देश में जैसा मौसम होगा उसी तरह का वहां का डिजीज पैटर्न होगा। तो अगर आप किसी सर्द देश में चले जाओगे तो वहां की बीमारियां अलग होंगी, किसी गर्म देश में चले जाओगे वहां की बीमारियां अलग होंगी। तो हमारे डिजीज पैटर्न भी सेम है, जैसे देश हमारे यहाँ पर डिजीज होते हैं उसी तरह के डिजीजेस वहां पर भी पाए जाते हैं। तो आपको पेशेंट देखने का जो एक्सपीरियंस मिलेगा उसका फायदा आपको इंडिया में आके भी मिलेगा। प्लस दूसरी बात, बहुत ज्यादा ठंड में नहीं रहना, कड़कड़ाती ठंड में नहीं रहना। कई स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा ठंड से परेशानी भी हो जाती है, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो टेम्परेचर बहुत अपने लिए अनुकूल है इंडियंस के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है दोनों लिहाज से, रहने के हिसाब से भी, कंफर्ट के हिसाब से भी, और डिजीज पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो इसीलिए सेम डिजीज पैटर्न है यहाँ पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बच्चों के लिए लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं। बाकी सभी कंट्रीज में ज्यादातर जब जाते हैं तो वहां पे उसका लोकल लैंग्वेज आपको वहां पे पढ़ना पड़ता है, लोकल लैंग्वेज। रशिया जाएंगे आपको रशियन पढ़ना पड़ेगा, चाइना जाओगे आपको चाइनीज पढ़ना पड़ेगा, आपको दूसरे कंट्री में जाते हो एक्सेप्ट फॉर नेपाल एंड बांग्लादेश आपको सभी जगह पर लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है अलग से। यहाँ पर आपको कोई अलग से लैंग्वेज नहीं पढ़नी है, टोटल कोर्स आपका इंग्लिश मीडियम में होगा और आपको इंग्लिश में ही पढ़ने को मिलेगा। वहां के लोकल लोगों से बातचीत करने के लिए आपको थोड़ी बहुत अरेबिक आनी चाहिए, जो कि आप बातचीत में सीख जाओगे। कॉलेज में भी अलग से क्लासेस होती हैं जिसमें आप सीख सकते हो, बट आपको कॉलेज की पढ़ाई के लिए कोई अलग लैंग्वेज नहीं पढ़ना, ना ही आपको कोई अलग से एग्जाम पास करना है किसी भी लैंग्वेज का। तो टोटल इंग्लिश में है। लाइब्रेरी के अंदर इंग्लिश के बहुत सारे जर्नल्स, बुक्स, ई बुक्स सब अवेलेबल है, आपको क्वांटिटी में मिल जाएगी। तो इंग्लिश की बुक्स की भी कोई कमी नहीं है। बुक्स भी बहुत सस्ती हैं, आपको वहां के लिखे हुए लोकल ऑथर्स की बुक्स मिल जाएंगी और बहुत रीजनेबल कॉस्ट पे मिल जाएंगी। तो बुक्स और रीडेबल मटेरियल का बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि आपको ये सारी चीजें, और ह्यूज लाइब्रेरीज है, तो आपको बुक्स की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी वहां पे। जैसे हर देश का एक कल्चर होता है, हर जगह का एक कल्चर होता है। जैसे पहले इंदौर में MBA कॉलेजेस होते थे, कोटा में मेडिकल के और इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए बच्चे आते हैं, वैसे ही इजिप्ट में भी एक ट्रेंड है। वहां के बच्चे जो मेडिकल करते हैं वो USMLE और प्लैब जैसे एग्जाम देना पसंद करते हैं, और अपना PG US, UK, जर्मनी जैसे कंट्रीज से देना पसंद करते हैं।
तो वहां पे एक ट्रेंड है, बच्चों में एक कंपटीशन रहता है, वो तैयारी करते हैं यूएस असेंबली के लिए, प्लैब के लिए, और जनरली क्वालिफाई भी करते हैं। तो चलिए कुछ यूएस असेंबली प्लैब के बारे में जान लेते हैं। आपको मैं बता देता हूं, जैसे इंडिया में अपन एमबीबीएस करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा यूके और यूएस में नहीं कर सकते। जितने भी एडवांस कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन सभी कंट्रीज में जब तक कोई स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर लेता, स्पेशलाइजेशन नहीं कर लेता, तब तक वो जब तक कोई पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर लेता तब तक वो बच्चा प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। ये बात बहुत समझने की है। इसीलिए वहां पर सफिशिएंट पीजी की सीट्स होती हैं। तो यूएस में अगर कोई बच्चा करेगा मेडिकल, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसको अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों कंप्लीट करने पड़ेंगे, उसके बाद ही वो प्रैक्टिस कर सकता है। अब यहाँ के स्टूडेंट को क्या फायदा मिल रहा है, क्यों बच्चों की 70 से 80% सक्सेस रेशो है यूएस असेंबली में? उसका कारण है एमसीक्यू पैटर्न, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पैटर्न। हम बात कर रहे हैं यूएस की, यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम। ये ऐसा एग्जाम होता है जैसे इंडिया में नीट पीजी होता है, वहां का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसके द्वारा आपको पोस्ट ग्रेजुएशन यानी रेजिडेंसी मैचिंग होती है कि आपको कौन सी स्पेशलाइजेशन में पीजी करने को मिलेगा, कौन सी जगह पर। उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है यूएस असेंबली, और ये 2 स्टेजेस में होता है। इसका नाम, फर्स्ट स्टेज होती है स्टेप 1 जो कि आप 3rd ईयर के बाद देते हो, और दूसरी स्टेज होती है स्टेप 2 जो कि आप 5th ईयर के बाद देते हो। ऐसे ही यूके यानी इंग्लैंड में अगर आप पीजी करना चाहते हो तो वहां प्लैब एग्जाम देना पड़ता है, प्रोफेशनल एंड लिंग्विस्टिक असेसमेंट बोर्ड। यहाँ का सक्सेस रेशियो 75% अबव है, यानी कि दोनों ही जगह पर मैं अगर कोई बच्चा इजिप्ट में पढ़ रहा है तो हर 5 में से 4 बच्चा यूएस असेंबली या हर 4 में से 3 बच्चा प्लैब क्लियर करता है। मिडिल ईस्ट जितने भी कंट्रीज हैं, जैसे ओमान, मस्कट, ये जितने भी कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज में मिडिल ईस्ट लाइसेंसिंग एग्जाम होता है। यहाँ का सक्सेस रेशियो 90% एंड अबव है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपका एमसीआई और नेक्स्ट क्लियर करने का भी चांस बहुत ब्राइट है। अब ये मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, ये आप लाइव, आप चाहें तो मैं लाइव भी दिखा सकता हूँ आपको अभी, और मैंने स्क्रीनशॉट इसलिए ले रखा है क्योंकि मैं साइट खोलनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी, उसमें कुछ टाइम लगेगा। ये है ECFMG यानी कि एजुकेशनल कमीशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। एजुकेशनल कमीशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स वो बॉडी है जो कि यूएस में अगर कोई बच्चा रेजिडेंसी यानी कि पीजी करने के लिए जाना चाहता है तो उसको J1 वीजा मिलता है वहां पे, और ये सारा जो मैनेजमेंट का काम करती है ECFMG, एजुकेशनल कमीशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स करती है। उसने अपनी खुद की साइट पे ECFMG.org पे ये लिस्ट पब्लिश की हुई है, जिसमें उसने बता रखा है टॉप 10 नेशंस ऑफ ओरिजिन फॉर एक्सचेंज। कौन से बच्चे ज्यादा यहाँ पर आते हैं, किन बच्चों को यहाँ पर मतलब कितने बच्चे कौन से कंट्री से आते हैं। तो हम देख सकते हैं नंबर 1 पे है कनाडा, 2392 बच्चे गए थे 2018 में। अब आपको मैं बता दूं कनाडा की टोटल पॉपुलेशन है 3 करोड़, और हमारे देश से 4 गुना बड़ा कंट्री है। टोटल पॉपुलेशन है 3-3.5 करोड़, उसमें से 2392 बच्चे गए थे। इंडिया की पॉपुलेशन है 1135 करोड़, उसमें से 2340। तो नो डाउट वी कैन बी प्राउड कि इंडियन मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में यूएस जाते हैं, सेकंड नंबर पे। उसके बाद पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का कल्चर एक जैसा ही है तो ट्रेंड भी वैसा ही है, तो अलग करीब 1000 बच्चे पाकिस्तान से जाते हैं। इसके अलावा ये 3 कंट्रीज जो है, सऊदी अरेबिया, लेबनान और जॉर्डन, ये तीनों ऑयल रिच कंट्रीज हैं। यहाँ पर यूएस के बहुत सारे लोग वहाँ पे जो ऑयल वेल्स हैं और जो ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम होता है वहाँ पे यूएस कंपनीज काम करती है, इसलिए इन कंट्रीज में भी यूएस का बहुत बड़ा चार्म है। तो यहाँ से भी काफी क्वांटिटी में बच्चा आता था। और 7वें नंबर पे आता है इजिप्ट। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जस्ट मैं किसी कंट्री के अच्छे या बुरे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक और कंट्री है जैसे कि बहुत सारे बच्चे फिलीपींस भी जाते हैं यूएस असेंबली की वजह से, लेकिन फिलीपींस पहले टॉप 10 कंट्रीज में से भी नंबर नहीं आता उसका। इसके बाद है वेनेजुएला, नाइजीरिया और कोलंबिया, यानी इंडिया और इजिप्ट, ये 2 ही कंट्रीज हैं जो टॉप 10 के अंदर आते हैं जिनमें हम जा सकते हैं। इसके अलावा हम किसी कंट्री में पढ़ाई करने नहीं जा सकते।
ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो अगर आप, अब फायदा क्या है इस यूएसएमएलई क्लियर करने का? अगर आप यूएसएमएलई क्लियर कर लेते हो तो आपको वहां पर यूएस में रेजिडेंसी मिलती है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं वहां पे पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, यानी जीरो कॉस्ट, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता। तो आपकी रेजिडेंसी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। और पैसा नहीं देना पड़ेगा, साथ में आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, वो भी 4,000 से लेकर 13,000 यूएस डॉलर पर मंथ, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। वहां पर एक आदमी आराम से 2-2,500 डॉलर में सर्वाइव कर सकता है। तो आपको 4,000 डॉलर मिनिमम स्टाइपेंड मिलेगा। तो एक तो आपको पढ़ाई की कोई कॉस्ट नहीं लग रही, ऊपर से रहने खाने की कॉस्ट आपको अलग से स्टाइपेंड के फॉर्म में मिल रही है, तो आपकी एजुकेशन पूरी फ्री। तो आपको सिर्फ मेडिकल करना है, एमबीबीएस कंप्लीट करना है। एमबीबीएस करने के बाद अगर आप पीजी करने के लिए इच्छुक हो तो आपको पूरी पढ़ाई फ्री हो गई आगे की। इसीलिए मैंने इसका टाइटल दिया था एमबीबीएस प्लस पीजी इन यूएसए, यूके एंड जर्मनी एट 30 लाख, बिकॉज आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट कोई लगनी नहीं है। एक बार आपने यूएसएमएलई क्लियर कर लिया, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, और वो क्लियर करने के बाद आप आराम से यूएस, यूके जैसे कंट्रीज से अपनी पीजी कंप्लीट कीजिए। उसका एक और फायदा है, अगर आप वहां से पीजी करते हो तो आपको इंडिया में आके कोई एंट्रेंस नहीं देना पड़ता, आप आराम से डायरेक्ट आपको प्रैक्टिसिंग लाइसेंस मिल जाता है। कुछ कंट्रीज को एग्जाम किया हुआ है, वो भी एक फायदा हो गया। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूएस यूके से किए हुए अगर आपने पीजी किया हुआ है तो आप दुनिया के किसी भी कंट्रीज में डायरेक्ट जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी कंट्री, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी। ये बहुत बड़े बड़े बेनिफिट्स हैं। तो आपके लिए ग्लोबल करियर वेट कर रहा है। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा थोड़ा सा यूएसएमएलई के बारे में। हाँ, पीजी के बारे में, पहले मैं जर्मनी के बारे में बात कर लूं। यहाँ पर इंग्लिश, अरेबिक में तो मेडिकल पढ़ाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर यूनिवर्सिटी में ही आप फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज के भी कोर्स कर सकते हो। जर्मन लेवल A1, A2, B1, B2 आप यहाँ से क्वालिफाई कर सकते हो। यूनिवर्सिटी में आपको कोर्सेज मिल जाएंगे बड़े आराम से, बड़ी सस्ते कॉस्ट में। और उसके बाद C1 और C2 आपको एग्जाम्प्ट कर दिया गया जर्मनी की तरफ से। तो आप अगर A1, A2, B1, B2 कंप्लीट कर लेते हो तो आपको पीजी इन जर्मनी मिल जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मगर वहां जर्मन लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। और उसके बाद आप जर्मनी में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपके लिए खुले हुए हैं अगर आप एमबीबीएस करते हो इजिप्ट से। इसके अलावा एक फायदा और है, डायरेक्ट जॉब इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में आपको किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी डायरेक्ट, आपको कोई अलग से लाइसेंसिंग एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, तो आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाता है। ये भी आपके लिए बहुत बड़ा फायदा है जो स्टूडेंट एस्पायर करते हैं, जिसको इंडिया आना है उनके लिए। ठीक है, अब मैं कॉलेज की बात करूं तो कॉलेज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, आप जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, ECFMG, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन इजिप्ट, वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सभी से एक्रेडिटेड है। और इसके अलावा आपका एयर फेयर भी ठीक ठाक है, सस्ता ही है, कुछ ज्यादा महंगा नहीं है। 8 घंटे की एयर फेयर आपको एयर जर्नी करनी है, टोटल 3 घंटे का बीच में हॉल्ट होता है, तो टोटल 11 घंटे की जर्नी हो जाती है। डायरेक्ट दुबई होके आपकी फ्लाइट जाती है, दुबई या ओमान होके। एयर फेयर बहुत रीजनेबल है, कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। रहना खाना वहाँ पे ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। और अब कोर्स की बात करें तो 5 इयर्स का कोर्स है, उसके अलावा 1 और 2 इयर्स की इंटर्नशिप है जो कि ऑप्शनल है। आप चाहे तो वहाँ से भी कर सकते हो, वहाँ से करोगे तो इंडिया में वैलिड है, और अगर आप चाहो तो इंडिया में आके भी कर सकते हो। दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। इसका फायदा क्या, अगर आप वहां से इंटर्नशिप करते हो, एक तो आपका एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है, और जितने दौरान में आप यहाँ नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करने की तैयारी कर रहे हो, उतने दौरान में आपका वहाँ पीजी भी कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि इंडिया में तो आपको पीजी तब मिलेगा जब आप नेक्स्ट एग्जाम क्लियर कर लोगे, वहां पर तो आप कंटिन्यूटी में इंटर्नशिप कर सकते हो। तो इंटर्नशिप करते जाओ और साइमल्टेनियसली इंडिया में नेक्स्ट का एग्जाम देते जाओ। नेक्स्ट एग्जाम क्लियर होते ही इंडिया में आके सीधे प्रैक्टिसिंग लाइसेंस ले लो, सबसे बढ़िया तरीका। दूसरा एक और बहुत बड़ा फायदा, बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे पहले साल में मेडिकल की पढ़ाई नहीं होती। चाइना में फर्स्ट ईयर में काफी कुछ लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, वहाँ का लोकल कल्चर पढ़ाया जाता है। यहाँ आपको फर्स्ट ईयर से ही आपको फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी, आपको जो सब्जेक्ट्स आपको मेडिकल के पढ़ने होते हैं वो पहले दिन से आप पढ़ना शुरू कर देते हो। ये सबसे बड़ा फायदा है, आपको कोई लोकल लैंग्वेज, लोकल कल्चर पढ़ने की जरूरत नहीं है।
ओके, सिलेबस की बात करें तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, अगर किसी को अलग से पूछना है तो आप बात कर लीजिएगा। ये लिस्ट ऑफ क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं। बिल्कुल इंडिया का जो सिलेबस है, वैसे तो 19 सब्जेक्ट जो पूरे दुनिया में सबको पढ़ने होते हैं वही पढ़ने होते हैं, वही सेम सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन काफी डेप्थ में पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि हर एक डिपार्टमेंट के साथ उनका अपना रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, इक्विपमेंट्स भरपूर हैं, मतलब इक्विपमेंट्स की कोई कमी नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बहुत ह्यूज और बहुत अच्छा है। पैटर्न ऑफ एग्जाम मैंने जैसा आपको बताया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पैटर्न ऑफ एग्जाम है, ज्यादातर क्वेश्चंस आपके यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। अब अपन बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग लगभग महीने का 10 से 12,000 रुपये, जिसमें खाना आ जाता है, रहना आ जाता है, और आपका इंटरनेट आ जाता है, और आने जाना कन्वेंस वगैरह सब चीजें इंक्लूड हो जाती है। सेपरेट बॉयज गर्ल्स के लिए हॉस्टल्स हैं, अगर आप कॉलेज के अंदर रहना चाहते हो तो कैंपस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जो कि आपको एडमिशन लेने के 15 दिन से लेकर 1 महीने के बाद मिलते हैं। प्राइवेट हॉस्टल्स भी इजीली अवेलेबल हैं अराउंड द कॉलेजेस, और सबसे अच्छी बात है कि बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट पे फुल्ली फर्निश्ड मकान मिलता है, वो भी आप ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट हॉस्टल्स भी अवेलेबल है, प्राइवेट हॉस्टल्स भी अवेलेबल है, और स्टूडेंट शेयर करके भी रह सकते हैं। सभी तरह के को करिकुलर एक्टिविटीज अवेलेबल है, लड़कियों के लिए लड़कों के लिए दोनों के लिए बहुत सेफ है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अय्याशी करने का, जैसे मैं बोलता हूँ, थोड़ा खराब सा शब्द लगेगा, पर जैसे कहते हैं ना कि किसी को बच्चे को सिर्फ मौज मस्ती करनी है, उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा डेस्टिनेशन नहीं है। जिस बच्चे को पढ़ाई करनी है उसके लिए अच्छा डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर थोड़ा मतलब जैसे बहुत ज्यादा बार्स नहीं है, बहुत ज्यादा डिस्कोथिक्स नहीं है, तो बच्चे जो मौज मस्ती करने जाते हैं उन लोगों के लिए तो थोड़ा सा बेकार जगह है। लेकिन जो बच्चे पढ़ाई करने जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स अगर यहाँ बैठे हैं और वो सुन रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा डेस्टिनेशन। बच्चा पढ़ाई पे फोकस करेगा, बाकी किसी चीज पर उसका ध्यान नहीं जाएगा। एक फ्लैट में 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलती है, वाटर फ्री है वहां पे, कॉशन डिपॉजिट थोड़ा सा देना पड़ता है, शेयर्ड फ्लैट अकोमोडेशन आपको मिल जाएंगे। टोटल बजट आपका 30 से 32 लाख रुपीस आएगा, डिपेंडिंग ऑन योर क्वालिटी ऑफ लिविंग। अगर आप थोड़ा सस्ते में रहना चाहते हो तो 30 लाख में हो जाएगा, और आप थोड़ा सा लेविश रहना चाहोगे तो 32 लाख में आपका टोटल खर्चा आ जाएगा, जिसमें रहना खाना भी आ गया। ये सब फीस आपको 5 साल में देनी है। अब मैं आपको कुछ क्राइटेरिया बता देता हूँ। क्राइटेरिया के लिए आपके पास 72 से लेकर 75% मार्क्स होने चाहिए। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बाकी आप मार्कशीट भेजेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। बायो में अच्छा स्कोर होना चाहिए। नीट एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है। मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी चाहिए। उसके अलावा आप जो बाकी क्राइटेरिया अपने नीट के हैं वो तो आपको देना है। डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप पर्सनल लेवल पे बात करेंगे तो हम आपको लिस्ट दे देंगे। ये डॉक्यूमेंट्स आपको फर्निश करना है। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और लाइव शेयर करूंगा। क्यों बच्चा यूएसएमएलई आराम से क्लियर कर लेता है, ठीक है? तो मैं इसके लिए आपके सामने एक फैक्ट प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। गूगल पे जाइए, यूएसएमएलई टाइप कीजिए, यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम। यूएसएमएलई की वेबसाइट पे जाइए, ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है usmle.org। इसके डाटा रिसर्च में जाके अगर आप परफॉर्मेंस डेटा पे देखते हो तो यहाँ पर पिछले 20 साल का डेटा अवेलेबल है। कितने बच्चे एग्जाम देने गए, कितने बच्चे पास किए। मैं 2020 का डेटा आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। 2020 में कितने बच्चे एग्जाम देने गए, तो हम यहाँ देखते हैं पहला एग्जाम होता है स्टेप 1 जो कि 3rd ईयर के बाद होता है। इसमें यहाँ लिखा हुआ है एग्जामिनीज फ्रॉम यूएस एंड कैनेडियन स्कूल। इसका मतलब जो बच्चे यूएस और कनाडा से पढ़े थे। टोटल मिला के 22,146 22,146 स्टूडेंट ने 2019 में अपीयर किया एग्जाम में, जिसमें से 96% बच्चों ने क्वालिफाई किया। 2020 में यूएस और कैनेडियन स्कूल के 20,000 स्टूडेंट्स ने अप्रोक्सीमेटली एग्जाम दिया और 97% बच्चों ने क्वालिफाई किया।
बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 96 एंड 97% बच्चों को रेजिडेंसी मिली। जो बच्चे पास नहीं कर पाए उन्होंने फिर से एग्जाम दिया यानी रिपीट किया। 838 बच्चों ने रिपीट किया, उसमें से भी 66% बच्चे फिर से क्वालिफाई हो गए यानी कि पास हो गए। इसका मतलब 97-98% बच्चे यूएस और कैनेडियन स्कूल्स के रेजिडेंसी मैचिंग में आ जाते हैं, क्योंकि वहां पे बिना पीजी के आप प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर टोटल बच्चे कितने बैठ रहे हैं? 22,000। टोटल सीट्स कितनी है? 35,000। तो करीब 14,000 स्टूडेंट जो है वो दूसरे वर्ल्ड वाइड कंट्रीज से, जैसे कि नॉन यूएस नॉन कैनेडियन स्कूल से जाते हैं, जो यूएस और कनाडा से नहीं पढ़े हैं, पूरे दुनिया से वो बच्चे करीब 14,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, 14,046 स्टूडेंट। उनमें से 82% ने 2019 में और 87% बच्चों ने 2020 में यूएसएमएलई क्वालिफाई किया। ये मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट डेटा दिखा रहा हूं, अपनी मनमर्जी का कोई डेटा नहीं दिखा रहा हूं, आप खुद भी चेक कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर 5 में से 4 बच्चों ने यूएसएमएलई क्रैक किया है, हर 5 में से 4 बच्चों ने। अब अपन देखते हैं यूएसएमएलई स्टेप 2 का डेटा। स्टेप 2 में भी लगभग यही स्टेटस है। स्टेप 2 में जाइए, 2018-19, 2019-20, 11,000 बच्चे बैठे, 87% क्वालिफाई हुए। 9,000 बच्चे बैठे बिकॉज ऑफ कोविड, 90% बच्चे क्वालिफाई हुए। आप इस बात की सीवियरिटी को समझिए। इंडिया में बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता यूएसएमएलई क्रैक कैसे किया जाता है, यूएसएमएलई होता क्या है, उनका सपना ही नहीं होता। लेकिन अगर आप एक इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी एजुकेशन लेना चाहते हो तो आपके पास ये सपना है। आपको मैं रास्ता बता रहा हूं, आप यूएसएमएलई क्रैक कर सकते हो, यूएस में जाके अपनी पीजी कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको इंडिया में वही काम करना पड़ेगा, आपको नीट पीजी क्लियर करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, और फिर भी अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो 1.5 करोड़ से 3 करोड़ खर्चा करना पड़ेगा। मैं आपको वो रास्ता बता रहा हूं जहां पे आप वर्ल्ड की बेस्ट कंट्री के पीजी भी करोगे और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चॉइस इज ऑल योर्स, डिसीजन ऑल योर्स। मेरे पास जो रास्ता है मैं आपको सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ, डिसीजन आपको खुद लेना है। तो मैंने आपको अभी जो भी डेटा दिखाया वो सब कुछ ऑफिशियल डेटा है, आप वो सारी वेबसाइट जाके खुद चेक कर सकते हो। मैंने कोई हिडन डेटा नहीं दिखाया आपको, कोई अपनी मनमर्जी से बनाया हुआ डेटा नहीं दिखा रहा हूं मैं आपको। और मैंने आपको बताया कि क्यों वहां क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी है, बिकॉज वो आज से नहीं, एजुकेशन का बहुत पुराना हब है। पूरा अफ्रीका और मिडिल ईस्ट, यूरोप से बच्चे वहां पे आज से नहीं कई 100 साल से पढ़ने के लिए आते हैं। आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हो। बिना एंट्रेंस के डायरेक्ट एडमिशन आपको मिल रहा है अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है तो, और आपको दुनिया के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है। आप आगे पीजी भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन करने के बाद आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, आपका प्रैक्टिसिंग लाइफ, अगर आपका एक्सपोजर, क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा होगा, आप कोई भी एग्जाम में बैठ जाओगे, वो एग्जाम क्लियर कर लोगे, कोई नहीं रोक सकता। एग्जाम कौन बच्चे क्लियर नहीं कर पाते? पहली बात, जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, जो घूमने फिरने जाते हैं। दूसरा, जिनको सिर्फ खाने पीने में मतलब होता है, मौज मस्ती से मतलब होता है, पढ़ाई में मतलब नहीं होता। तीसरा, जो पढ़ाई कम करते हैं और कंसल्टेंसी ज्यादा करते हैं, जो अगले साल से सोचने लग जाते हैं कैसे मैं भी कंसल्टेंट बन के बच्चे भेजूं और मैं भी कुछ पैसा कमा लूं, वो बच्चे कभी क्लियर नहीं कर पाते। याद रखना, पेरेंट्स बैठे हैं तो वो भी समझ लीजिए, अपने बच्चे को कभी भी इस रास्ते पे मत जाने दीजिएगा। चौथी चीज, जो बच्चे दारू, लड़की, इस तरह के शौकों में घुस जाते हैं, लव अफेयर्स में घुस जाते हैं, उनका कुछ नहीं होता। और पांचवा, जो बच्चे पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगाते हैं, यानी कि जो बहुत मीडियोकर स्टूडेंट थे, तो वो स्टूडेंट तो फिल्टर आउट हो चुका है, वो स्टूडेंट अब बचा नहीं, क्योंकि जब से नीट एसेंशियल कर दिया 2019 से, उसके बाद से कोई भी बच्चा जिसके 70% से कम नंबर है वो नीट क्वालिफाई नहीं कर पाता, इसलिए वो बच्चा तो फॉरेन जाता ही नहीं। अब 2017-18 तक ज्यादातर बच्चा वही जाया करता था, इसीलिए सक्सेस रेशो भी कमजोर था। लेकिन आप लोग भी जब बैठे हुए हैं तो आपको मालूम होगा कि आपकी परसेंटेज कितनी है। तो क्वालिटी स्टूडेंट जा रहा है तो डेफिनेटली आने वाले सालों में सक्सेस रेशो बहुत बेहतरीन होने वाली है। आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है। मेरी तरफ से मेरे को जो कुछ भी कहना था वो मैं कह चुका हूँ। मैं ये रूम खोल रहा हूँ क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए। आपको मैंने पूरा बता दिया, खाका पूरा स्ट्रक्चर बता दिया। अब आपके दिमाग में जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, या आप चैट बॉक्स में टाइप करके भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। और मैं एक बार आपको पुनः यूनिसिस ग्लोबल की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपना एक बहुत बहुमूल्य समय हमारे साथ स्पेंड किया, और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको जेन्युइन, ईमानदारी से और बहुत सफाई के साथ
एकदम सत्यता के साथ आपको सही जानकारी दे सकूं। एट यूनिसेफ ग्लोबल हमारा एक कमिटमेंट है, हम बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ, बहुत विश्वास के साथ काम करना पसंद करते हैं। ईमानदारी हमारा बेंचमार्क है और इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। कोई स्टूडेंट जाता है ठीक है, नहीं जाता है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको हम यहाँ से कोई जानकारी देंगे तो आपको पूरी ईमानदारी से जानकारी देंगे। इसके लिए आप पूरी तरीके से हमारे पर विश्वास कर सकते हो। पूरे इंडिया से बच्चे हमारे पास से एडमिशन लेते हैं, बाई पोस्ट डॉक्यूमेंट भेज देते हैं और उनको 1% भी कभी ये पता नहीं चलता, उनको कहीं एयरपोर्ट से लेकर वहां पहुंचने तक कोई दिक्कत नहीं आती। तो इसलिए आप पूरे विश्वास के साथ आप जो भी काम करना चाहें कर सकते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मैं आपको फिर से एक बार धन्यवाद दूंगा। अगर आपको कोई सवाल पूछना है आप पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से ये रूम आप क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए खुला हुआ है। पेरेंट, बच्चे जो भी आप सवाल पूछना चाहते हैं, एमबीबीएस से, एमबीबीएस अब्रॉड से, किसी और कंट्री से, इजिप्ट से, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ से, सभी तरह के क्वेश्चंस वेलकम। ओवर टू यू। अजय जी, आप जरा इंटरव्यू कीजिए। कोई भी स्टूडेंट को सवाल पूछना है आप चैट पे बोल दीजिए या बोल दीजिए उनको, ताकि वो लोग अपने सवाल भेज सकें। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। सर मैम। मुझे ये पूछना था, एक्चुअली अभी थोड़ी नेट प्रॉब्लम हो गई थी तो मे भी आपने बताया हो बट मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। मैं ये पूछना चाह रही थी कि अभी नीट का तो एग्जाम की कोई डेट आई नहीं है, तो जी। कब नीट के एग्जाम होगा, देन रिजल्ट आएगा, तो तब तक ऐसा ना हो कि वहाँ की सीट्स वगैरह जो है वो फिल आउट हो जाएं, तो वो क्या इसका सिनेरियो रहेगा? जी एकता जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये सिचुएशन ऑलमोस्ट इंडिया के लिए, सब जगह के लिए एक जैसी है। इस बात को कंसीडर किया जा रहा है, हम भी यूनिवर्सिटी लेवल पर इसके लिए बात कर रहे हैं। तो अभी हम लोग ये कर रहे हैं कि जो बच्चों के अभी, क्योंकि 31 जुलाई तक 12th का रिजल्ट आ जाएगा, है ना, तो 12th के रिजल्ट के बेस पे हम लोग सीट बुक कर देंगे। और फिर जैसे ही, क्योंकि देखिए नीट का स्कोर इजिप्ट को नहीं चाहिए, नीट का स्कोर तो इंडिया के कॉलेजेस को चाहिए। मतलब जब आप नेक्स्ट एग्जाम देने आओगे तब आपको नीट का स्कोर चाहिए। तो क्योंकि एम्बेसी के बीच में है तो नीट का स्कोर तो वो लोग कंसिडर कर लेते हैं। तो नीट का स्कोर मान लीजिए सितंबर में भी आएगा तो हम उनको सितंबर में भी सबमिट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसका काम हो जाएगा। 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट का जो क्यूमुलेटिव स्कोर है वो हमारे पास होना चाहिए। तो लगभग 31 जुलाई तक हमारे पास आ जाएगा 12th का स्कोर, तो आप वो स्कोर यूज कर सकते हैं। और उससे पहले भी एडमिशंस ओपन हो चुके हैं, आप बात कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का बाकी प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही बच्चे का स्कोर आ जाए, अगर आपको लगता है 12th में अच्छे नंबर आ रहे हैं उस बच्चे के, तो आप प्रोसेसिंग शुरू कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको एक बार बता दूं, क्योंकि कायरो मेडिकल यूनिवर्सिटी में 40 कंट्रीज से बच्चे आते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पे एडमिशन होता है। हम ये नहीं कह सकते कि सीट हमारे लिए बची रहेगी, ठीक है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हो तो आप थोड़ा प्रायोरिटी पे हमसे बात कर लो, जो भी हम आपकी तरफ से सपोर्ट कर सकेंगे हम जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू सर। सर एक बात और Thank you, पूछनी sir. थी मुझे। जी बोलिए। मुझे ये पूछना था, अपनी स्कॉलरशिप के बारे में भी कुछ बताया था एक्चुअली, कि यदि वहाँ कोई 3 सीट्स ऐसी कुछ रहती हैं तो उसके बारे में जी मैम, प्लीज। स्कॉलरशिप सीट के बारे में मैं अभी कमिटमेंट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जब तक 12th की मार्कशीट नहीं आती है या कोई आप कॉन्क्रीट चीज लेके नहीं आते हो, तो वो आप एक बार अजय सर से पर्सनली बात कर लेना, क्योंकि वो लिमिटेड सीट्स हैं। और दूसरी चीज ये है कि सेकेंड ईयर से भी वो स्कॉलरशिप सीट जो होती हैं वो सब मेरिट बेसिस पे होती हैं, तो उसका कोई कमिटमेंट हम नहीं कर सकते, बट ऑप्शंस हैं। अगर आप सही समय पर हमसे संपर्क कर लेते हैं और अगर सीट्स अवेलेबल है तो हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। ये स्कॉलरशिप जो है ये अभी फर्स्ट ईयर से मिल जाती है, सेकंड ईयर से? फर्स्ट ईयर से भी मिलती है और सेकेंड ईयर से भी मिलती है। जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर देगा उसको फर्स्ट ईयर में मिल जाएगी, फर्स्ट ईयर से मिल जाएगी। और जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में अप्लाई करेगा उसको सेकेंड ईयर से मिलेगी। मतलब सेकेंड ईयर से जो स्कॉलरशिप होती है वो सब पूरी तरीके से मेरिट बेस्ड होती है। ओके, तो सर ये फर्स्ट ईयर की जो स्कॉलरशिप है इसके लिए भी क्या कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है या सिर्फ 12th की मार्कशीट के बेस पर ही वो मिलती होंगी? देखिए 12th की मार्कशीट के बेसिस पे ही मिलेगी और टोटल सीट्स भी बहुत लिमिटेड है। तो मैं इसके बारे में इसलिए नहीं बात कर सकता कि मुझे मालूम नहीं कि जब तक हम बात करेंगे तब तक भी वो सीटें खत्म हो जाए। तो इसलिए आपको इसके बारे में थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे आके बात करनी पड़ेगी और तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। उसके लिए मैं पूरी तरीके से आपको गाइड कर दूंगा। आपके पास हमारा नंबर है, आप ओके एक बार फोन पे आप पर्सनली बात कर लीजिएगा, क्योंकि मैं उसको जनरलाइज नहीं कर सकता कि वो सीट कब तक अवेलेबल हो पाएंगी, ठीक है ना। पर जो स्टूडेंट फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे प्रायोरिटी पे हो जाएंगे उन लोगों को मिल जाएगी, बाकी को नहीं मिल पाएगी, ये चीज।
ओके, थैंक यू सर। जी। और कोई भी स्टूडेंट कोई भी सवाल पूछना चाहता हाँ है? जी, हाँ जी, good evening. So Good evening. yeah, I can talk English, but Hindi या में भी नहीं, आई एम एब्सोल्युटली कंफर्टेबल थोड़ा विद बोथ थोड़ा द आता है, लैंग्वेज। तो प्रॉब्लम अरे नहीं सर है। आप मुझे दोनों लैंग्वेज आता है, आप कोई परेशान नहीं है। अच्छा ठीक है। प्लीज कैरी ऑन सर, हाँ व्हाटएवर लैंग्वेज हाँ, यू आर कंफर्टेबल यू कैन जस्ट स्पीक। ओके। सो हमको मैं थोड़ा शेयर करता हूँ, आप थोड़ा आइडिया दे दिए। हम वो कतर में काम करता हूँ, सऊदी में भी काम कर दिया, तो करेक्ट सर। कुवैत में भी काम कर दिया, तो मिडिल ईस्ट मेरे को मालूम है। सो मिडिल ईस्ट में ज्यादा इजिप्शियन को मालूम है, सो इजिप्शियन का वो प्रैक्टिस। सो इसलिए मेरे को, सो इजिप्ट इतना प्रॉब्लमेटिक कंट्री है, अभी इधर से नहीं बोल सकता है। अभी उधर कैसा है वो, अभी बेटी लोग हमारा बेटी जाना है उधर, बेटी जाने के लिए उधर कैसा प्रॉब्लम, वो दूसरा एक्सटर्नल प्रॉब्लम क्या है, वो इनका नॉर्मल लाइफ। सर मैं तो आपसे किसी भी बेटी से बात करा दूंगा वहां पे, क्योंकि वहां पे बहुत सारी बच्चियां वेजिटेरियन स्टूडेंट्स भी गई हुई हैं, ठीक है। ठीक है। बहुत सारे many students from very decent families from even the small towns, they have gone there and they are quite happy with the life out there. They are very comfortable. If you want, we can connect you to those students. And the best part is that in every batch of ours, almost 55% plus students are females. I mean, the number of students going to Egypt, out of the total number of students, almost 50% and above are females. Okay, so girls safety. Okay, now medicine lecture in English language, correct? So now we are seeing that European countries 6 years very tough like this subject and all. I don't know about MBCH. So MBBCH, MBBS equal, it is approved. Yes, sir. You can go to MCI website, check the schedule 2 and schedule 3. In the MCI website, if you want, you can just connect to me. I'll send you the link. तो Okay. इंडिया से इनका नाम का बीच है MBBS डालेंगे और MBBCH इजिप्ट डालना है। सर कुछ नहीं, देखिए क्या होता है, बहुत in different countries they have different denomination for the course name, but that doesn't matter because there is an equivalency of the name of the course. Like in most of the US, even in US it is called MD. In most of the European countries including Russia and other, it's called MD physician. So there are different names for the course, but they are considered to be equivalent according to World Health Organization. So there is a complete schedule of the course names given on the website of MCI and they're all approved. Okay, साल को कितना दिन उनका छुट्टी है? सर छुट्टी का जो है लीव जो जनरली होता है, ये मैं बिल्कुल नॉन पेंडेमिक केस में बता रहा हूँ, जनरली दे हैव अ लीव ऑफ अराउंड 20 to 25 days in February. Okay, and around 45 days to 60 days in the month of July to September. So these are the two types. Okay, in this leave, in this वो छुट्टी टाइम पे उधर ही रहने का और इधर आएगा? So most of the student, because 25 days is a small span of time and it costs students, so those who cannot afford, they generally stay in the February. They generally go for the tours, going up, just roaming around the city, doing the pending tasks, जो भी उनको बचा है, preparation for USMLE and all, they do it. And in the month of July, they generally come back to their own country and they stay there. But if the student can afford 2 times also, they can come back. There's no problem. Okay. So how many years the people sending you? Means हमारा consultancy से कितना साल आप करते हैं? क्योंकि it's been it's going from 2019, 20. 19, I mean, yes. this is the third batch. Exactly. So we are very happy to be part in the third batch. I hope Yes, that I can, because I mostly attached, because this one the people, the doctors can, students can come back to Middle East to work with decent category. So you are giving the data, correct? USLME पास करने का कर सकता है, वो तो सऊदी में वापस आ सकता है। तो इंडिया से अभी तो चालू हो गया, 2 साल में अब चालू हो गया। कोई स्टूडेंट्स अभी तक इधर
क्या now to Saudi or somebody not coming to work in it is not proved, but your statement is they can come and work, but it is possible. Where, sir? 90 Where yeah, can that they- is good. Because it is not proved, no. So before you No, sir. If from India, it is like some students are going for the last 3 years, but the students from Nepal, Bangladesh are going for quite long. Many of the students from Nepal and Bangladesh are working in India also. You know, one of our Dr. Rajiv is from Nepal, and he has already passed his post graduation also from there itself, and he's working. He's Egypt or from Egypt itself, yes. And then he cleared his exam in the very first time here in India, and now he is one of the most senior doctors in Max Chennai into the liver transplant. During his post graduation, he conducted more than 700 surgeries, sir. That was the kind of exposure that he got. So now he is considered to be one of the best doctors. Working under, he got trained in Max Saket under one of the senior most doctor in the liver transplant area. So the thing, what I am telling you is not on the basis of Indian student, but on the basis of the students who had been going from Malaysia, from Nepal, from Bangladesh, because there are many batches who have already passed out, came back. They are practicing in various countries. So it's all upon the back. The entire thing which I am telling you is on the basis of those experiences, not on the basis of my Indian students. वेरी नाइस. सो इंटर्नशिप को बारे में बात करने का टाइम 2 साल इजिप्ट में कंपलसरी है और 1 साल है, क्योंकि वो आपका सर प्लीज carry on. बताइए. हाँ, ओके. सो इन योर Sir, I can share you the official letter which has been given by the Ain Shams University. We are working out with a letter from the Cairo University also. They have very well clearly written in the letter itself that you can do it for 1 year also, you can do it for 2 years also. That But is it in is- written. The letter has been given by the Ain Shams University in written, that you can either do 1 year internship or 2 year internship from the university, or you can do it from India also. It is your call, your choice. Okay, the internship is there is no fees mentioned about internship. There is no fees. There's no fees. There's no fees. No fees. So internship only the thing we have to stay there with our own cost, but any stipend will be paid or any no stipend. Only we can stay there and we can do our USLMU from there also possibly, and we can write and internship. So another thing, clinical rotation in 21 countries. It means clinical rotation from the Egypt, they are going during the study to the other country, or there is any possibility whoever wish to go, or what is the clinical rotation? See, what I am trying to say here is that although not many students transfer from one college to another, but there is an option, because even now the students who are studying in Central America, in West Indies and other countries, they at times come for the clinical, because there the cities are small, they don't have much population, the clinical exposure, the practical experience is almost nil. So they come back to Philippines or Nepal to do their clinical rotation. But since in Egypt they already have ample amount of patients and the hospitals are well equipped, so I don't find any point that somebody is going to come there. But the option is there. If they want to, they can do it. But most of the students, they do their clinical from there itself, because they have abundant of facilities for doing the clinical. Okay, about the deport. So you have mentioned in your during this webinar, if the students is not studying well, they will be deported. So the deported, what is the percentage of every See, the year? student has to pass all the examinations. Means as pass per- percentage possibility. Yeah, that's 50%. Oh, 50% they should pass. Okay. Yes. So is there Sir, any? see, let me tell you, if the student is sincerely taking the class and studying on a regular basis, everybody is going to pass. I can guarantee that. Yeah, Only sure. the student, I'm sure about it. I'm sure, because see, students are scoring 95% also, 96% also, 89% also. So it's not that the student are not qualifying or passing. Only the student who had been little careless in the studies or not focusing on the studies, doing different things, they are the one who are the sufferers. But what I'm trying to tell here is that in other countries, like if you tell me you take an admission in Kyrgyzstan, even if you don't study, I'll be able to manage and continue you to the next class. But in Egypt, it's not possible for me.
let me be very clear, loud and clear, that the parent and the student should very well know that the student has to sincerely go and study. Okay, in case the student fail for 1 year, the another year they are continuing in the class routinely the same class like this, or what is the? No. They will continue. There are backs. You can clear the backs. You can give the repeat exam and you can clear the back. Oh, It is repeat only in exam. the case से कोई बच्चा है ना वो 10 एग्जाम हुए 10 के 10 में से 9 एग्जाम में फेल हो गया. अच्छा. आप समझ रहे हो, एक या दो एग्जाम में फेल होने वाले को वापस नहीं भेज रहे हैं. हाँ, One वापस student नहीं is भेज रहे. failing all the subjects, 8 हाँ. subject, 9 subject at a time, एक एग्जाम दिया, 6 एग्जाम में 6 में से 5 में फेल हो गया, उस अच्छा. स्टूडेंट को एक कंडीशन फेस करनी पड़ती है. अच्छा, ये पूरा एग्जाम में फेल हो गया तो पॉसिबिलिटी ऑफ डिपोर्ट, बराबर? Yes, because they give you enough chances. They tell you, please learn sincerely, please make your hard work. But if like the student is not giving enough attention on studies and they are just making careless attempts, then of course they have to face the kind of consequences. And Sorry. I think it's absolutely valid, sir. Even in India, if the student is flunked, if the student is failing continuously, not giving enough attention on the studies, even in India they are being Okay. terminated. So it's quite natural. It's okay because it is understandable and it is our part. But the thing is, maybe 1 year first time attempt, maybe any problem. So what is the situation? No, sir. If the student is sincerely studying, taking the help. How many repetitions? The second He time. can repeat 1 or 2, 3 times also, sir. Teachers are very cooperative. Okay. Everybody is very cooperative till the time they know that the student is working hard and doing their best. But they One are more very thing. strict with. Okay, sir. Sir, One they more are question. strict. Yeah, please. You are already going to the university. Who is teacher there? Arabic, Egyptians. They are their locals. They are Special, Egyptians. They are from any other Egyptians. country? No, they Only are from Egyptian. Egypt Yes, and sir. African subcontinent. Some of Yes, them yes. from Middle East also. Yeah. Yeah, that's okay. Are settled Now, there. this one, the another one. Maybe I am consuming more time. Maybe any other. No, it's fine, sir. Whatever you are asking, I think that's an answer to each one of them. तो जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सबको भी उस क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है उससे. So I would welcome all your questions. Yeah. Yeah, okay. And then another thing that about internship, I asked you the 2 years internship. Is it already valid in India? If they are doing in Yes, sir. Egypt, it is valid. No need to do here. Correct? No, sir. Let me tell you what is the process. It's not for Egypt. It's not for any other country. The basic rule for internship is any country who is giving you a 365 days plus internship, individual certificate of internship is valid in India. But not many countries give that, because even say if you go to Russia, they also have 1 year of internship, but they don't give an individual certificate of that internship, the 6th year. So because of that, it is not considered in India. That's why the students' internship in Russia or Ukraine is not accepted in India. So that difference is that if you are getting an internship certificate for 365 plus days, then it is valid. You just have to furnish the certificate. That's it. Okay. And then which is the best university? Ain Shams or Egypt? Which is easy? So of course, Cairo is, as far as ranking is concerned, of course, Cairo is higher. That is, Qasr Al-Aini is higher in ranking as compared to Ain Shams. But a number of students studying in Ain Shams are more. Why? Let me tell you that. Because Ain Shams accept the applications even till the end of September or first week of October. Because in India, what is the problem? What is the trend? Let me tell you. Generally, exams of NEET is in May, and then June, the student get a result. By 15th of August, mop-up round, this round, that round is going on. And even a student who is scoring 200 marks is waiting for a government college seat. Okay, so they keep on, wasting their time till August end also at times for some other arrangements. Now, what happens is, by that time, almost the seats in the Cairo universities are full. When that students start trying to get a seat in Cairo, that time college is already closed, so they have to go to the Ain Shams. So the student who has got good percentage in 10th and 12th and are able to apply at the very initial stage will get a seat. But of course, Cairo की seats पहले भर जाती है और Ain Shams की उसके बाद भरती है.
मतलब थोड़ा 15-20 दिन का गैप रहता है. So that is why more student. That second thing is ANSHAMS University, because it's comparatively Cairo, it's a very huge university as compared to ANSHAMS, so they do not consider things out of personal basis. In ANSHAMS, even they consider our request. At times they entertain a lot of things, and the rector and the dean are very cooperative. So from my perspective, as I say, that if I consider from my consultant's perspective, I would say I would be able to give you more individualized support at ANSHAMS as compared to Cairo University. So Cairo University ranking wise is better, no doubt about it. Yeah, okay. ANSHAMS. Yesterday I saw one video that India-Egypt relationship. So I think that Indian students are given more preference or some respect like that is there is really. But Yes, it's true. So this University, I don't know. This collaboration was made by it was a mutual interest of the Egyptian embassy and the Indian embassy. So it was, all this has been done at a government level for building up more friendly relationships, and there are a lot of business relationship as well with Egypt. Even I can tell you, because I have one more organization which is into education consultancy, and we have been recruiting staff members from many other countries. So we had a staff member from Europe. When we were looking out for staff, we came to know that Egyptian students are even at the internship level also, Indian embassy give them the visa for even the internship, because there are many organizations like ISEC and others. तो अगर कोई बच्चा इजिप्ट से इंडिया आ रहा है ना, तो उसको इंटर्नशिप के लिए यहाँ पे इंडिया में वीजा मिल जाता है, क्योंकि ज्यादातर कंट्रीज के बच्चों को वीजा नहीं मिलता है इंडिया में. तो इंडिया में बहुत सारे इजिप्शियन स्टूडेंट इंटर्नशिप करने के लिए आते हैं. Okay, simple. I will come to simply like this. Now my daughter having the 92% in the 10th. Okay, Yes, but sir. plus Yes, two, I cannot sure that it is 70 or 65. I cannot sure that, because there are many things gone in between the online exam and the school's problem, everything. Okay, so next thing, can I stay confident about this ancient university at least? Yes, sir. So let me tell you the formula. If she is in CBSE board, the Yes. formula that they have created is 40% for 40, 30, and 30. So The probably first party, no problem. 22.7, it is automatically is the theoretical. And how much in 11th standard also she might be scoring good marks. I could not say, because now the school is principal is making preparation. Today also I gone there. Means my daughter gone there to talk with principal about this. So because it is an internal matter of the school, schools will definitely cooperate with the student to give higher marks, because it is an internal matter of the school. Very really what we are thinking is not correct. The school that there is a commission, there is a people separately. The students cannot approach any school wise. That is very clear. CBSE is very strict. What I'm saying is, I know that, but since 11th mark sheet is already created, and generally जैसे आपको मैं example दे रहा हूँ कोटा का, and I'm talking it off the record unofficially. कोटा में बहुत सारे ऐसे schools हैं जहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आते हैं. ठीक है, they're all in coachings, they're studying in coaching, but still they get the marks in 11th standard. तो ये तो सबको पता है. Principal, today I talked, my daughter talked with principal. Tomorrow I am going to talk. But predictive mark list he is not ready to give. That is very clear. Okay. So I give the 10th, but still I applied the passport. Maybe it will take 1.5 months. I think so. Passport coming. Is it any emergency to take to urge the passport, or it will be okay? Because now July 31st the second mark list will come. So the same time passport copy also immediate to book, because NEET mark is not coming. NEET has to be later only, not yet decided. So let me leave like passport procedure. Passport you can keep with yourself till the time we No, not yet. Actually, it is applied only. Just only we decided. After seeing some videos only, I decided. You are going for an application of passport. Yes. Already done. 10 days. Go for Tatkal. It will give you in 7 days.
But already done. Okay, I will ask the priority, no problem. But when you need the passport copy and the documents, We will when be it- requiring at the visa time, sir. Visa time. visa time. We ask for all the documents together just because, so that all the documents come to us and we don't have to bother you every now and then, because it costs you in courier also and everything. So that's why we ask for all the documents. Otherwise, passport you can send it later also. Okay, But sir. I would be requiring the copy of the passport to even apply, even for the application. Okay, sir. Sir, this is the main important question. Sir, my How request many- is whoever student is sitting and if they are applying for a passport, this is my personal request, go for a urgent passport. अभी कुछ दिनों से एक्सपीरियंस रहा है कि बच्चों के पासपोर्ट काफी डिले हो रहे हैं, काफी लेट आ रहे हैं, तो इसलिए अभी आप पासपोर्ट में नॉर्मल रेगुलर पासपोर्ट में मत जाना, जिसको भी जाना है गो फॉर अ तत्काल पासपोर्ट. इट कॉस्ट यू 1000 rupees more, nothing more. So go for a tatkal passport, you will be getting your passport in 7 to 10 days. No problem. Tomorrow I will try to ask. And another thing, how many seats actually available in the Ain Shams University or Egypt? Sir, So yeah. competitive level, I want to know. it's around 150 seats. 150 seats. But- Where? Which college? But for the Asian students, and that's on one first come first serve basis. So they do not have any kind of like quota as such for Indian student, but that's on a priority basis. Whoever comes first is assigned a seat. Okay, 150 seats from both the colleges or all the 4 colleges or only one No, college? each college. Each college. Huh? So Yeah, but they do not say say for example, if for the Asian student they have 150 seats, which includes Nepal, Bangladesh, and other countries. So if the student, if the seats are going vacant because of the problems in our country, then they will not wait for us. They will fill up the seats from other countries. In that case. when you're starting the booking? It has already been started, sir. July 2nd week we will be starting getting the nominations. July 2nd week? We'll be getting the nomination. We'll be starting getting the nominations. But we don't have the mark sheet, plus So 2. the student, there are many students who have already qualified their 12th standard last year, and the already have qualified the NEET exam also, so they have already started taking their admissions. old students. Yeah, those who have already qualified NEET last year, there are many students those who have qualified NEET and they have already qualified 12th standard. Those who have qualified, those who are going to qualify 12th this year, they will start taking admission the moment they get the 12th mark sheet, because the admission process they can start. Their final things will be done only when the NEET score will come, definitely, but they can start booking, because we'll have to do something to book our seats. That's what. Excuse me, sir. Yeah. I have completed my 12th last year and gave NEET exam. Okay. So this year, when will they give notice for the Egypt admission? Egypt notice that they already revealed. I mean, that they probably from 5th they will be starting giving the nomination letters. July 5th. Yes. Okay. In which website we have to see? You don't have to see any. You can go to the Cairo University website. I'll share the link with you. Okay. Sir. Hello, sir. Yeah, Arif. Sir, currently I'm in class 12. Okay. This will be my first time I will be giving the NEET. I have made my passport. My passport Very has good. arrived. Yeah. And what should be my next step? As the results will be out in 35 July, this will be my first time in NEET. So for Okay. registration, I how want to much- choose how much Cairo is your University. only. So Yeah. if you are preferring for Cairo University, I would just say you can get connected to Ajay sir immediately. Start working out on the documents. We will be able to, do as much. There is a parallel working. If you have got certain documents, we'll start working out with the things, and the moment you get the 12th mark sheet, you immediately send it. So the moment we send the 12th mark sheet, your nomination letter will be issued. So we'll have to do the parallel working. We'll not start working when you get the mark sheet. Okay, we'll have to start working right now. Okay. So will we get the results of our this Of- Cairo University if we apply on July 5th? No. If you have all the documents ready, probably within next 15 days, you'll be getting a nomination letter. I If have you are- everything. Passport I have applied last year. I got it. So You have got the NEET score also. yes, last year's NEET score. So then you can immediately. What is your percentage in 10th and 12th? In 10th, I got 9.5. Okay. In Inter, 9.6 percentage. At 12th. 12th, 96 percentage.
Very nice. So there's no problem at all. You'll be getting the admission back. No issue at all. Sir, in Egypt, they don't call MBBS, right? So is there any? MBBCH. Yes, if we do in India practice, but people don't know MBCH, but they only aware of MBBS. So is there Okay. going to be any problem? No, there's no problem at all. See, let me tell you, there are different names that we call for the bachelor degree in different countries, but there is an equivalency. Okay, जैसे अगर आप मिडिल ईस्ट में जाओगे, अगर वहाँ के लोकल स्कूल से या आप एक इंटरनेशनल बोर्ड के स्कूल से अगर आप अपना 12th पास करते हो, तो वहां पर वो आपको 10th और 12th नहीं बोलते हैं, दे हैव डिफरेंट नेम्स फॉर दैट. तो उसके लिए बोर्ड होते हैं, इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट इशू किया जाता है कि दीज आर इक्विवेलेंट, यू नो. अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे NIOS से 12th पास करते हैं, तो वहां पर अपनी तरह थोड़ी मार्कशीट मिलती है, उनको तो पर सब्जेक्ट मार्कशीट मिलती है, तो सबका एक इक्विवेलेंसी डिसाइड किया जाता है कि कौन सी मार्कशीट किसके बराबर है. ओके, सो अकॉर्डिंगली देयर इज अ शेड्यूल ऑलरेडी पब्लिश्ड ऑन द MCI वेबसाइट, mci.org पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 आप सर्च करना. शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 में ये ऑलरेडी लिस्टेड है कि कितने सारे नाम पूरी दुनिया में लिए जाते हैं MBBS कोर्स के लिए. Yes, sir. So I can apply on July 5th, right? Then. Yeah. So I get result within 15 days. Then when will be the class? No, classes will be starting from 10th of September. Okay, sir. And as far as results are concerned, if you can share the mark sheet with Ajay sir or with me, Ajay sir, please share your mobile number and your email on the chat so that everybody can know. So अगर आप आपके email पे आपके ये सारे documents या even WhatsApp भी कर देते हो, तो after seeing your marks, say you must have, अगर cumulative score मैं बोलूँ तो 10th में साइंस और सोशल स्टडीज और 12th के PCB, इन सबका टोटल एवरेज जो होता है वो 75% अबव होना चाहिए आपका कायरो के लिए. If it is there, I have PCB 98%, physics, biology only. nobody can stop you. Go ahead. Okay. Sir, there is scholarship also, right, for the people who got merit score in Cairo? As I said, as far as the scholarship is concerned, there are limited number of seats. I cannot assure you anything right now until and unless you are there on the seat and you're done with your documentation, because I can assure only if the seat is available. You get my point? Yes, sir. So you have to work it out as early as possible. If you are really interested in that, please connect immediately with Ajay sir, so that if the things can be worked out, we will help you in the best possible manner so that you can do it. But I cannot guarantee you any scholarship. Let me be very clear and fair. If the seats are available, if your merit is allowing that, we will be with you. But if the seats are not available, I cannot do anything about it. Okay, sir. They are very limited seats. Sir, can you please make clear about class 12th result, which is coming? Class 12th result, there is a pattern, there is a formula that they have created. 40% weightage for the 10th standard, 30% for the 11th standard, and 30% that is for Ajay sir has shared his mobile number on the chat. You can just note it down and you can just share your documents on WhatsApp on these numbers. So what I was telling you is that 30% marks from the 12th internal marks, like half yearly या आपके जो भी उससे के पहले के एग्जाम्स हुए हैं, तो ये तीन का क्यूमुलेटिव जो स्कोर होगा, that will be considered your score. तो अगर आपका 10th में और 11th में अच्छे नंबर हैं, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है. जैसे मेरा 10th में 87% था, 11th में 82%, तो उसका कैसे निकलेगा नहीं पता मुझे. नहीं, 12th में आपके जो इंटरनल के नंबर्स थे वो तो स्कूल अच्छा दे देगा, ठीक है, पर आपका जैसे हाफ ईयरली में या प्री बोर्ड एग्जाम में कैसे स्कोर थे उसके बेस पे उन्होंने एक फॉर्मूला बिल्डअप किया है. तो मेरे ख्याल से अगर आपके 10th और कोई बात नहीं, तो भी 10th और 11th में अगर आपके अच्छे नंबर है ना, तो आपका हो जाएगा, मतलब परसेंटेज बन जाएगा आपका. वो बच्चों को प्रॉब्लम इनका है जिनका 11th में या तो खराब, क्योंकि 11th भी ज्यादातर बच्चों का पेंडेमिक में गुजरा है ना. ज्यादातर बच्चे जो इस साल 12th कर रहे हैं उन सबका लास्ट ईयर 11th का एग्जाम भी ऐसे ही हुआ है, ऑनलाइन ही हुआ है. तो हाँ, तो सब इसलिए अगर आपका 10th की मार्कशीट अच्छी है ना, 80-85% मार्क्स है, तो मेरे ख्याल से आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा.
Okay. And sir, one basic question, Egypt is a Arab or Muslim country, so is it safe for Indian student? What is the behavior of Yes. local people? They are very genuine, very, see, there are many countries we have been working, which are Islamic countries, including Kyrgyzstan, including Kazakhstan, including Uzbekistan. Let me tell you that the concept for Indian students, specifically if we talk about, not all the countries, Egyptians look at Indians with a lot of respect. Even if you go to Kyrgyzstan, Kazakhstan, they respect Indians like anything, even Uzbekistan. So there are many Muslim countries where Indians are considered to be very friendly and they will very well behave with Indians. और अगर आप बात करो on a very personal note किसी एक इंडिविजुअल केस की, तो यार इंडिया में भी होता है, ठीक है, इंडिया में भी किसी पर्टिकुलर रिलीजन या किसी कास्ट के साथ मिसबिहेव हो सकता है, तो इंडिया में भी होता है. तो मैं ये मैं ऐसा मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, बट इन टोटलिटी इफ यू सी दे आर कोऑपरेटिव, दे आर very much respecting the Indian student even in the college and university. Okay. And when we will see, मतलब जैसे स्कूल का, मतलब वहाँ का यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल है, वहाँ पे जो इंडियन स्टूडेंट्स के साथ हॉस्टल मिलेगा कि मिक्स रहता है? मिक्स. और फूड? मिक्स. फूड भी आपको मतलब इजिप्शियन, मतलब प्योर इंडियन खाना नहीं मिलेगा. You'll be getting chapati once in a day. And there will be the breads they will be using is more Egyptian, the Arabic breads that they will be using. So roti and chapati you'll be getting only once in a day. Okay. और जो बाहर अलग से रहते हैं प्राइवेट हॉस्टल में, वो खुद कुकिंग करते हैं? खुद भी करते हैं, टिफिन भी अवेलेबल है, हम लोगों का मेस भी अवेलेबल, मतलब हमारे टिफिन सिस्टम भी अवेलेबल है. Sir, internship can we do in India? Why not? Okay, one See, year. let me tell you the difference. ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं एक बार इसको अच्छे से समझा देता हूँ. देखो, मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने 5 ईयर का एमबीबीएस कोर्स किया, ठीक है, एमबीबीएस सीएच किया. अब 5 इयर्स करने के बाद उसको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, उसको इंडिया में इंटर्नशिप करने के लिए नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा. ओके, अब मान लीजिए उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में नेक्स्ट एग्जाम निकाल दिया, तो वो स्ट्रेट वे मतलब इसके लिए इंटर्नशिप के लिए चला जाएगा. पर अगर मान लीजिए वो फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं क्लियर कर पाया, तो फिर उसका 6 महीना वेस्ट होएगा और फिर वो 6 महीने के बाद वापस एग्जाम देने के बाद इंटर्नशिप में जाएगा. अगर आप इजिप्ट से ही करते हो 1 साल का इंटर्नशिप, तो फायदा क्या है, आपने कॉलेज कंप्लीट होते ही 5 इयर्स आपने तुरंत इंटर्नशिप शुरू कर दी. इंटर्नशिप के दौरान ये बीच में आपने एक बार नेक्स्ट का एग्जाम दे दिया, आपका मान लीजिए एग्जाम क्लियर हो गया, तो आप अपनी इंटर्नशिप क्लियर कीजिए, इंडिया में आके प्रैक्टिसिंग लाइसेंस ले लीजिए. अगर मान लीजिए एक बार क्लियर नहीं हुआ, तो आपने सेकेंड अटेम्प्ट दिया, तब तक आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई, और सेकेंड अटेम्प्ट आपने क्लियर कर लिया, सीधे आइए इंडिया में आके प्रैक्टिसिंग लाइसेंस ले लीजिए. तो वो जो पूरा जो ड्यूरेशन है जब आप इंटर्नशिप कर रहे हो वहां पर, उस दौरान अगर आप इंटर्नशिप के साथ साथ अटेम्प्ट देते जा रहे हो, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा. सबसे इंपॉर्टेंट बात ये Simultaneously both will be done. एब्सोल्युटली. तो ये एक एडेड बेनिफिट होता है. तो अगर कोई बच्चा, और ये डिसीजन लेने के लिए तो आपके पास 5 साल पड़े हुए हैं, पर मैं आपको ये बात फायदा अभी बता रहा हूँ. व्हाई डू द स्टूडेंट गो इन क्वांटिटीज टू चाइना? चाइना में भी यही फायदा है, इंटर्नशिप वैलिड है, 1 साल की इंटर्नशिप है. तो बच्चे क्या करते हैं, 2 अटेम्प्ट तो इंटर्नशिप के दौरान ही निकाल देते हैं, उनमें से जितने क्लियर हो जाते हैं उनको सीधे प्रैक्टिसिंग लाइसेंस मिल जाता है. Sir, we have only 2 attempts, sir, MCI. No. See, right now what the draft says is 4 attempts. Okay, but let me tell you, this type of activity, even MCI did it quite, in 2008 and 9. That time also in the court they have lost the case, and this time also they have to lose the case. देखो, एक सिंपल सी बात है, India is a country where equality is the basic part of the preamble. अब अगर आप ये बोलते हो कि इंडिया के स्टूडेंट को हम ज्यादा अटेम्प्ट देंगे, फॉरेन के स्टूडेंट को हम कम अटेम्प्ट देंगे, तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में खड़ा ही नहीं हो सकता. देखो, एक बात बताता हूँ मैं आपको, कई बार क्या होता है ना कि कुछ वेलिफाइड इंटेंशन सब जगह पे होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं. तो बहुत सारे लोगों को इस बात से तकलीफ है क्योंकि स्टूडेंट फॉरेन क्यों जाता है, ये है वो है. लेकिन अब सिचुएशन बहुत चेंज हो चुकी है. अभी पिछले 3-4 सालों से कंटिन्यूस कोर्ट केसेस अलग अलग चीजों पर चल रहे हैं, एंड एवरीवेयर एमसीआई लॉस्ट द केस. इस केस में भी इन द फेवर ऑफ द स्टूडेंट, कोर्ट कैन नॉट से कि भाई हम इंडियन स्टूडेंट को अलग चांस देंगे और फॉरेन के स्टूडेंट को अलग चांस देंगे. तो या तो उनको 4 अटेम्प्ट इंडियन और फॉरेन स्टूडेंट दोनों के लिए करने पड़ेंगे. हमारी एनएमसी के आई एम द ऑफिशियल नेशनल स्पोक्सपर्सन of the Indian Association for Foreign Medical Consultants of India.
मैं उस बिहाफ पे आपको ये बात बता रहा हूँ कि हमारी अभी बात चल रही है, NMC से हमारी बात हुई है, बहुत स्ट्रांगली बात हुई है। जब उन्होंने अपना ड्राफ्ट विड्रॉ किया तब हमारी उनसे बहुत क्लियरली इस बारे में बात हुई और उन्होंने इस बात के लिए एग्री किया कि यस वी विल डेफिनेटली कंसीडर एंड विल गो फॉर द इक्वालिटी फॉर इंडियन एंड फॉरेन स्टूडेंट्स, बिकॉज वो कोर्ट में चलेगा ही नहीं केस, Yes, जीत ही sir. नहीं सकते वो लोग। या सो डोंट Sir, वरी अबाउट दैट। Should the USMLE test by studying in Cairo University? Do they give any coaching for us? या यू कैन सी यूएसएमएलई के लिए कैप्सन एक यू नो आपके पास बहुत सारे कोचिंग ऑप्शंस हैं, वहां पे बुक्स बहुत क्वांटिटी में अवेलेबल होती है और इसके अलावा आपके पास कैप्लन की कोचिंग होती है, तो आप ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं, कैप्लन की बुक्स अवेलेबल हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ के प्रोफेसर्स आपको बहुत हेल्प करेंगे इसमें यूएसएमएलई, बिकॉज वहाँ के सारे प्रोफेसर्स को ये जानकारी रहती है कि कौन सा क्वेश्चन किस साल इसमें आया, यूएसएमएलई में आया, कौन सा क्वेश्चंस आए, बिकॉज दे आर आल्सो वेरी मच कनेक्टेड टू यूएसएमएलई ऑल द टाइम, तो आपको सब तरफ से हेल्प मिल जाएगी उसमें। Okay, sir. Sir, according to the world medical college rankings, we have Cairo in 536 like that, and AIMS Delhi in some 1000. So the No, education, no, 731. yeah. So the education is better than AIMS Delhi. सी मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस बात को है ना मैं बहुत ज्यादा हाईलाइट या नहीं करना चाहता हूँ, उसकी एक कारण है, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। क्योंकि अगर आज अपन इंडियन यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात करें ना,